करता था अपने टाइम पे। एक बार एडवांस के अंदर प्रेशर की यूनिट पूछ ली तो पास्कल होता है। तो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन जो होता है पास्कल, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, पास्कल जो होता है वेकेंट डी रेजो शो करता है। यस, हाँ हाँ, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तीन हो सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? अबे पेन कहाँ गया इसको? है, बैठो। चलिए आइए, इधर आइए। हाँ जी सर, एक बारी पहले रिवाइज कर लेते हैं आखिर हमने किया क्या क्या था अभी तक। हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। अब जरा गौर से सुनना है यहाँ पे, जो हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा, हमने सबसे पहले अभी तक कितनी थ्योरी पढ़ी है? हमने पढ़ा है लेविस ऑक्टेट थ्योरी, सबसे पहली चीज। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? वीबीटी। और चौथा मैंने क्या बोला था, अभी क्या पढ़ना बाकी है? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सुनिएगा जरा गौर से, इस थ्योरी ने हमको स्ट्रक्चर बनाना बताया, लेकिन शेप और ज्योमेट्री पे कोई चर्चा नहीं की थी। तो ये वाली थ्योरी है, इसने क्या मुझे बनाना सिखाया? शेप या ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना सिखाया कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या होगा। चलिए, इसने बताया विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि आखिर कोई बॉन्ड बना तो बना कैसे। अच्छा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या बॉन्ड की मजबूती होगी, क्या बॉन्ड की आइडेंटिटी होगी, ये सारी बातें कुछ नहीं बताई। अब वीवीटी आई। वीवीटी की कितनी औलादे हैं? टोटल दो। कितनी औलादे हैं? दो। एक कौन सा है? तो एक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। एक कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। और एक कौन सा है आपका? ओवरलैपिंग। एक कौन सा है? ओवरलैपिंग। जो बीते दिनों में हमने पढ़ा, जो बीते दिनों में हमने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़े। क्या पढ़े बोलिए जल्दी? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या पढ़ा? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे कि मान लीजिए sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, तो एक डी होगा तो कौन सा डी यूज होगा? dz स्क्वायर। दो डी यू है तो dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीन डी यूज किए गए तो dx dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx वाई। तो यूज ऑफ डी ऑर्बिटल में ये आपने पढ़ा। दूसरा आपने क्या पढ़ा? बेंट रूल। क्या पढ़ा? बेंट रूल। बेंट रूल में आपने क्या जाना कि हर जगह इक्वल हाइब्रिडाइजेशन हो, ये जरूरी तो नहीं। ठीक है। इसके बाद से तीसरा आपने पढ़ा ड्रैगो रूल, कि हर मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो, ये भी जरूरी नहीं। समझ रहे हो? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ा बोलो भाई? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ा बोलो जल्दी? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। यानी मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कौन कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट, और किसके अंदर? फ्री रेडिकल। किसके अंदर बोलो जल्दी? फ्री रेडिकल। एक तो सॉलिड स्टेट और एक कहां पे? फ्री रेडिकल। इसके बाद से हम आते हैं वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन के बाद, एक तो यूज ऑफ डी ऑर्बिटल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, सॉलिड स्टेट में, फ्री रेडिकल में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पेसीज। क्या पढ़ा था? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पेसीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब सुनिएगा जरा गौर से, इधर आ जाइए ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैकेनिज्म, कैसे बनता है बॉन्ड, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कह लीजिए। क्या बोलिए? बोलिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्या पढ़ा आपने? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहले आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग निकालना आपने सीख लिया, तो आप किस पे चले गए कि चलो हमने बॉन्ड कैसे बनता है ये तरीका जान लिया, अब उस बॉन्ड की पहचान करते हैं। तो नाम क्या पड़ गया टॉपिक का? बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या बोलो? बोलो बॉन्ड आइडेंटिटी, यानी बॉन्ड की पहचान। अब बॉन्ड पहचानना भी आप सीख गए, तो अब आपने सोचा क्या कि चलो एक काम करते हैं, इसकी मजबूती भी निकाल लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, ड्रैगो रूल के अंदर ही मैंने बॉन्ड एंगल करवा दिया था कवर। यानी बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड आइडेंटिटी और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इतनी बातें अपनी हो चुकी थी। आई थिंक वी हैव डन विथ बॉन्ड स्ट्रेंथ, और वी वेर कंटिन्यूइंग। हम इसे कंटिन्यू कर रहे थे या हम कर चुके हैं कंप्लीट? ये लास्ट सवाल कौन सा कराया पहले ये बताओ? कौन सा? P4 वाला ना? नहीं 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 नहीं, अभी तब कहां कंप्लीट हुआ है, अभी एक दो सवाल है। वाटर वाला सवाल मैंने करवाया है, पानी का, जब बॉन्ड एनर्जी 1, बॉन्ड एनर्जी 2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
नहीं करवाया ना, अरे तब कहाँ कंप्लीट हुआ है। तो देखो दोस्त, पहली चीज सुनो, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर पूरा केमिकल बॉन्डिंग को समराइज किया जाए ना, तो आपने सबसे पहले क्या जाना, बेसिक्स। बेसिक्स के बाद आपने क्या जाना, एलओटी। एलओटी के बाद क्या जाना, वीएससीपीआर। मतलब एक जगह आप स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, शेप और ज्योमेट्री नहीं निकाल पा रहे थे, तो आपने नई थ्योरी इंट्रोड्यूस कर दी। नाम क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आप शेप और ज्योमेट्री बनाना सीख गए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए वो बॉन्ड बना कैसे है। तो इसके लिए क्या आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग से आप बॉन्ड बनाना, बॉन्ड की पहचान और बॉन्ड की मजबूती तीनों निकाल बैठे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसमें ये बॉन्ड एंगल आ ही नहीं रहा था। तो हुआ क्या कि पूरा सेपरेट जोन बनाना पड़ा, जन्म लेना पड़ा किसको, हाइब्रिडाइजेशन को। अब हाइब्रिडाइजेशन आया तो sp3d sp3d2 sp3d3 बाई वन गेट वन के ऑफर में लेके आया। तो अब एग्जामिनर ये पूछने लगा कौन सा डी यूज किया जाएगा इनके अंदर। तो आपको सबसे पहले क्या जानना महत्वपूर्ण हो गया, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। आप यूज ऑफ डी ऑर्बिटल निकालना सीख गए, तब तक कुछ मॉलिक्यूल ऐसे टपक पड़े जिनके अंदर आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल की बातें होने लगी। तुरंत हमको लाना पड़ा पिक्चर के अंदर बेंट रूल को। अच्छा, बेंट रूल आया तो आया, पता चला कुछ मॉलिक्यूल कह रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं दिखाएंगे, तो हमें किसको लाना पड़ा, ड्रैगो रूल को। अच्छा, कुछ निकाल तो रहे थे लेकिन कह रहे कि मैं बदलता हुआ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक साथ दो हाइब्रिडाइजेशन शो करूंगा, तो हमें क्या लाना पड़ा, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। अब किस किस स्टेट में लाना पड़ा, ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज थी, सॉलिड और फ्री रेडिकल। हमारे सिलेबस में दो हैं। लिक्विड भी होता है, I2CL6 होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो जेई के अंदर पूछा गया, वो नीट के अंदर नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूं, सॉलिड और फ्री रेडिकल मैंने लिख के छोड़ दिया था यहाँ पे, लिक्विड वाले केस नहीं कराया था, लिक्विड वाला केस जेई के अंदर पूछा जाता है। अब ये हुआ कि चलो ये सारी बातें तो हो गई, इन सब का कंक्लूजन क्या निकला, इसका और इसका और इसका और इसका सबका मिला के कंक्लूजन क्या निकला, कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कहा एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ठीक है, ये टू दी पॉइंट अगर हम बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाया। एनसीईआरटी में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे आपको ये बेंट रूल नहीं देखने को मिलेगा बेटा, लेकिन बेंट रूल को आप कहीं एनसीईआरटी में नहीं देखोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सवाल समझना है तो बेंट रूल पढ़िए, और नहीं समझना है तो B2S6 का भी एंगल याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत मदद करता है आपका इनडायरेक्टली ये ड्रैगो रूल, बहुत मदद करता है। ड्रैगो रूल पे सवाल पूछा गया है, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है ये। तो लेकिन इसको हल्के मत लीजिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो मैं क्यों पढ़ूं, मत पढ़ो, फिर छोड़ दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ही कटेंगे थोड़े बहुत, अगर आ गया सवाल तो छोड़ देना, नंबर कटवा लेना 5 नंबर, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं, 500 रैंक पीछे जाएगी आज से 3 साल पहले के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, है ना। बाकी आज के डेटा के अकॉर्डिंग तो मान लो अब 711 से 720 में पिछले साल देखा 11 बच्चे लटके हुए थे, इस बार तो अलगे हाल हो गया है, समझ रहे हो ना। अभी कल मैं यही देख रहा था थोड़ा थोड़ा। एनीवे हमारे पास देखो पहली थ्योरी कौन सी है, एलओटी वीएससी पीआरटी वीवीटी, और इसके बाद कौन सी थ्योरी आएगी, एमओटी। सबका अपना कुछ ना कुछ काम है, और मेन काम मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर लिख के रखना ताकि आपको सवाल पता चले कि कौन सा सवाल कैसे लगता है। बेटा मैं फिर से कहूंगा, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुमको थ्योरी, जैसे मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे थे थ्योरी नहीं करवाते हैं, बेटा मैं थर्ड बैच और फोर्थ बैच में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, तुम देखोगे मैं एक एक बात लिखूंगा। बैच 1 बैच 2 में आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, आई ऑलवेज कंसीडर्ड दिस बैच कि हाँ यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 500 के ऊपर ऑलरेडी हैं, या 400 के ऊपर है, या 350 के ऊपर है। एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज। आज तक थ्योरी पढ़ते आए थे, एप्लीकेशन पे तुमने काम नहीं किया है, एग्जामिनर तुमसे एप्लीकेशन पे ध्यान दिलवाएगा बार बार। वो तुमसे थ्योरी नहीं पूछेगा कभी भी, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो आयनाइजेशन का एप्लीकेशन पूछेगा। ट्राई टू मग अप विथ एप्लीकेशन ओनली, अपने दिमाग को पूरा एक एप्लीकेशन सेंट्रिक बनाओ। ये पेन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, मैं थ्योरी लिखवाने का क्या है, थर्ड बैच फोर्थ बैच की पीपीटी उठाना, एक शब्द उनको मैं लिखने नहीं देता हूं, बोलता हूं भी हूं मैं उनको, पूछना किसी फोर्थ या फिफ्थ बैच में पूछना कि एक शब्द भी मैं उनको लिखने नहीं देता हूं। लेकिन आप समझो कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, एग्जाम कितना करीब है, और एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड सवाल है ना कि आपका नॉलेज, उसको पता है घंटा नहीं नॉलेज, 11th 12th की एनसीईआरटी तो ढंग से इनको आती नहीं है, क्या पूछेगा तुमसे डेफिनेशन, डेफिनेशन थोड़ी पूछने जाएगा, एप्लीकेशन पूछेगा, एप्लीकेशन के साथ खेलो, सवाल जितने कराएं उनके साथ बार 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 लगोगे, उसका बेनिफिट मैं तुमको इतना दे सकता हूं कि जितना नोट्स में सवाल कराया अगर उसको तुम कर लो, एनएससीसी ओलंपियाड से शुरू करते हैं, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, किसी का सवाल लगा लेना, 70 to 80% सवाल खुद लगाने में सक्षम रहोगे, खुद खुद खुद, मतलब मैं आपको आपसे खुद कह रहा हूं। इसलिए सवाल जितने लिखाए जा रहे हैं उनको ढंग से सुनो, समझो। अब बेटा यूट्यूब के ट्रेंड से थोड़ा सा बाहर निकलो। अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ ये पैटर्न आता है, जिस दिन अभी पैटर्न हल्का सा ट्विस्ट लिया ना, उस दिन चले जाएंगे, घुसेंगे लोग ऐसा कि पूछो मत, ठीक है। एनीवे हम ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ कर रहे थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट डन हो चुका था, एक दो सवाल है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्यों एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनना।
लास्ट सवाल कितने नंबर का करवाया था बताना जरा? 9 नंबर ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 10 ये, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब मुझे बताइए तीनों में सबसे तगड़ा बॉन्ड कौन सा होगा? सुनिए, इधर इधर पेन कॉपी छोड़ दीजिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, इधर देखिए मेरे भाई, क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? है? क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? यानी यहां पे भी सिग्मा, यहां पे भी सिग्मा, यहां पे भी सिग्मा, सिग्मा तीनों जगह है। फर्क क्या है? यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक पाई नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक पाई। जबकि यहां पे देखोगे तो कितने पाई नजर आएंगे? दो। मतलब कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना तो यहां पे भी चाहिए और उतना तो यहां पे भी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुनना, जिस जितना इस बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को, एक सिंगल लकड़ी है मान लो, अगर सिंगल लकड़ी को तोड़ना है, जितना एनर्जी वहां लगेगी वो तो सिंगल लकड़ी यहां पे भी है, वो तो सिंगल लकड़ी यहां पे भी है। मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी तो उसको चाहिए ही चाहिए, और इसको भी उतनी चाहिए। फर्क क्या है? फर्क इस बात का है कि इसके पास दो पाई एक्स्ट्रा है, उनको भी तोड़ने के लिए एनर्जी लगाओ, और यहां कितना पाई एक्स्ट्रा है? एक, तो इसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी लगाओ। तो आप बताओ इन दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई? किसके वाले की? डबल वाले की। और डबल वाले से ज्यादा किसकी हुई? ट्रिपल वाले की। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। नहीं पता है किसी को? लास्ट में एक चीज समझ लेना, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? कि वो बॉन्ड बहुत मजबूत है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बोलिए जल्दी। बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है? बोलो जल्दी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, दोनों बात सेम होती है, मत लिख भाई। इधर देखो दूसरा सवाल, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल बताते हैं। एनसीईआरटी ने दिया, एनसीईआरटी ने दिया कि मान लीजिए मैंने ये क्या ले लिया? H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O। मैंने क्या ले लिया? H2O। अब एनसीईआरटी में लिखा गया है, अगर आप देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में जाके, तो वहां पे एक बात लिखी गई है कि मान लीजिए एक OH बॉन्ड ये है और एक OH बॉन्ड ये है। अब दोनों को मुझे तोड़ना है। पहले एक को तोड़ना है फिर दूसरे को तोड़ना है। क्या बोला मैंने? पहले एक को तोड़ना है फिर दूसरे को तोड़ना है। यानी कि मैं एक के लिए क्या बोल रहा हूं? बॉन्ड एनर्जी 1 चाहिए, और दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी 2। ये 1 और 2 लिखना ही अपने आप में क्या है कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले बॉन्ड एनर्जी 1 लगाओ फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो। तो अब आप सोचिए, मान लीजिए जैसे ही आप एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये क्या बन चुका है? OH बन चुका है या नहीं बन चुका है? मान लीजिए एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, बॉन्ड एनर्जी 1 दे दी, एक वैलेंसी आपने खाली कर दी ऑक्सीजन की, ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने कहा मैं बॉन्ड एनर्जी 2 दूंगा। क्या दूंगा? बॉन्ड एनर्जी 2। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब मैं क्या दूंगा? बॉन्ड एनर्जी 2। माता रानी ने आपसे सवाल कर दिया। सवाल क्या पूछा कि बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम? बॉन्ड एनर्जी 1 है और बॉन्ड एनर्जी 2 है, बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम? आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है सर, पहले वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा नॉर्मल जनता जवाब देती है। आंसर क्या है? अगर हम आपसे बात करें, अगर हम बात करें कि यहां पे बॉन्ड एनर्जी 1 और बॉन्ड एनर्जी 2 में किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई? बॉन्ड एनर्जी 1। पक्का? या बॉन्ड एनर्जी 2? बॉन्ड एनर्जी 2 ज्यादा होगी ना भैया। पानी का जब एक बॉन्ड टूट गया ना, तो पानी पानी नहीं अल्कोहल बन चुका है। अब फिर से सुनना, पानी का जब एक बॉन्ड टूट गया तो पानी पानी नहीं अल्कोहल बन चुका है। केमिकल एनवायरनमेंट पूरा बदल चुका है। एनसीईआरटी माता रानी ने लिखा है ड्यू टू द चेंज्ड केमिकल एनवायरनमेंट। क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू द चेंज केमिकल एनवायरनमेंट। भाई ये बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, ये मत सोचो कि इसको भी उतनी ही लगेगी। अरे वो तो तब लगती जब दोनों को बॉन्ड एनर्जी 1 देते। तुम कह रहे हो पहले मैं इसको तोड़ूंगा, B1 और B2 लिख दिया, इसका मतलब है कि पहले मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा और फिर ये मैं बॉन्ड तोड़ूंगा। और जब तुम पहले ये बॉन्ड तोड़ दिए तो ये पानी पानी नहीं रहा, ये पानी क्या बन चुका है? अल्कोहल। उसका केमिकल बिहेवियर क्या हो चुका है? बदल चुका है। पहले क्या था? पहले यहां पे लोन पेयर, दो लोन पेयर थे और दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी थे। अरे थे या नहीं थे भाई? अब बताओ कितने लोन पेयर हैं? अब लोन पेयर तो दो हैं। कितने हैं? दो। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक। तो क्या रिपल्शन मिनिमाइज हुआ या नहीं हुआ? तो उतनी ज्यादा एनर्जी क्यों मांगेगा आपसे? और एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार मान लीजिए वाटर के एक बॉन्ड को तोड़ते हैं फिर दूसरे बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो एक में क्या लगेगी एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी 1। और दूसरे में क्या लगेगी? बॉन्ड एनर्जी 2। बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन होता है? तो एनसीईआरटी ने डेटा के जरिए दिया है,
डेटा नहीं याद रखना है, आप ऐसे याद रख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी 1 ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी 2 के कंपैरिजन में। और ये कहां लिखा गया है? बॉन्ड एंथैल्पी वाले टॉपिक में, एकदम नीचे वाली लाइन पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। कौन से टॉपिक में? बॉन्ड एंथैल्पी। मैं पहले लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा गया है बॉन्ड एंथैल्पी, और उसके अंदर आप देखोगे एकदम लास्ट में, तो लास्ट में यही लिखा गया है कि भैया यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बॉन्ड एनर्जी 1, ये बॉन्ड एनर्जी 2, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को हमने कहा बॉन्ड एनर्जी 1, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को हमने क्या बोला? बॉन्ड एनर्जी 2। अब पानी पानी नहीं है, पानी अल्कोहल है, उसका केमिकल बिहेवियर बदल चुका है, तो इसलिए एनर्जी भी अलग लगेगी। आप ऐसे मत सोचिए कि ये OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड। अरे ये OH बॉन्ड कब सिमिलर होते? कब सिमिलर होते आप मुझे ये बताइए, जब कब ये सिमिलर होते? जब अगर हम बात करें ये पानी रहता, पानी पानी रहा ही नहीं, पानी क्या बन चुका है? अल्कोहल। उसका केमिकल बिहेवियर पूरा बदल चुका है अब। अरे हाँ ना, बोलो भाई। अगर ऐसा होता तो पानी के OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती, फिर तो अल्कोहल के ROH बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी लगती। अरे लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगती है। क्यों भाई? क्योंकि उसका केमिकल एनवायरमेंट अलग है और इसका केमिकल एनवायरमेंट अलग है। ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, और वो क्या है? एक एसिडिक है या क्या है? एसिडिक है। अरे यार CH3OH एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, सुना है कि नहीं सुना है? वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, हाँ या ना? याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। एनीवे, अगर हम बात करें पानी के दोनों बॉन्ड को तोड़ोगे तो अलग अलग एनर्जी लगेगी, किसमें ज्यादा किसमें कम? तो पहले वाले में एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग पहला बॉन्ड तोड़ोगे, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, पहले बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड। पहले OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, के लिए लगने वाली एनर्जी, लगने वाली एनर्जी। और वहीं पे अगर हम बात करें Be2 की, तो Be2 क्या हो गया? दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, वो लिख लेना खुद से, ठीक है? एनीवे, ये दो सवाल थे, ये दो सवाल आपको कराने थे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये नोट कर लीजिए। चलो लिख ही देता हूं तब तक। बात मत करो। सुबह सुबह महिलाओं वाले काम मत किया करो। अरे महिला तो तुम लोग महिला थोड़ी हो, तुम लोग तो लेडीज हो ना। महिला बनने में भी वक्त है। मर्मरिंग सुबह सुबह वही करती हैं। दो गो चौराहा पे महिला को देख जाना बस, केवल भाई 2 घंटा बाद फिर वापस जाना, फिर वापस दिखेंगी। बात ये नहीं खत्म होगा, ठीक है? अच्छा, ये चैप्टर भी बता दूं कहां लिखा गया है टॉपिक? केमिकल बॉन्डिंग।
लाइन भी बता दूं? एकदम लास्ट में लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, वही पढ़ना, बॉन्ड एंथैल्पी का। अब कह दो लाइन भी बता दो। सब्जेक्ट बेटा तुम यहां नहीं, तुम सीधा मंगल ग्रह के नीट पे सेलेक्ट हो गए, समझ रहे हो? तुम पृथ्वी के नीट के लायक ही नहीं हो। सीधा जाना मंगल ग्रह पे, नासा को फोन करना, कहना जहाज भेजो, मैं आ रहा हूं, और टिकट भी भेजो साथ में, ठीक है? फोन लगाना, कहना हेलो नासा, टिकट भेजो और साथ में जहाज भी भेजना, मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूं नीट का एग्जाम देने, फाइनेंसर तुम रहोगे मेरे। पूछे नाम, कहना नाम नहीं बता सकता, बस नाम वैसे ही सोचो काफी है। हा? क्या क्या चोमू, कैसी बातें कर रहा है ये लड़का, कितना अश्लील है ये। चलो भाई नोट कर लिया सर, यहां पे आके आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? अब मैंने आपको बताया, एक ने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, दूसरे ने शेप और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना सिखाया, तीसरे ने मैकेनिज्म बताया, चौथे ने उसके ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास पिक्चर में एंटर करने जा रहे हैं अचानक से। अचानक से कौन एंटर करने जा रहा है? तो अचानक से कोई एंटर नहीं करता है बेटा, लोग एंटर करवाते हैं, जैसे कि मैं अभी करवाने जा रहा हूं यहां पे। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। दरअसल हमने जब मोड ऑफ फॉर्मेशन, सुनिए 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 सुनिए, थोड़ा सा इधर सुनिए, मोड ऑफ फॉर्मेशन की जब हमने बात की थी, मोड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, किसकी बात की थी? मोड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की। कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन की? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हमने कहा था एक बॉन्ड किससे बनता है? ट्रांसफर। एक बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग। किससे बनता है? शेयरिंग। शेयरिंग में दो तरह की शेयरिंग होती है, एक होती है इक्वल और एक कौन सी होती है? अनइक्वल। अब एक बात बताओ, अनइक्वल भी मैंने कितने तरह का बताया था? दो, एक तो सिग्मा और एक क्या बताया था? पाई। मैंने कहा था इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा डेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं? पाई डेटिव, ठीक है? अब यहां पे जरा गौर से सुनना, इक्वल से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट, ठीक है? और ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक। अभी इसको हमने टच भी नहीं किया, ये पूरा पढ़ना अभी बाकी ही है, ठीक है? आयोनिक। कोवैलेंट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके, कैसे बना, क्या हुआ। और सिग्मा डेटिव भी हम कंप्लीट कर चुके, क्योंकि इसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा है, डेट इज पाई डेटिव। पाई डेटिव क्या है? बोलिए जल्दी। बैक बॉन्डिंग। क्या बोला था हमने? बैक बॉन्डिंग। फिर मैंने बोला था जो पहली बीवी नहीं बनाते वो क्या बनाते हैं? दूसरी। मतलब जहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पे क्या होगा? ब्रिज बॉन्डिंग। क्या होगा? बोलो जल्दी। ब्रिज बॉन्डिंग। जो हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी कहानी पढ़ रहे थे ना तुम, सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे थे, कोवेलेंट के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे? कोवेलेंट। कोऑर्डिनेशन में जाके अलग पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट वालों का पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स का पढ़ोगे। और अब अगर हम बात करें पाइडेटिव, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो क्या बनाते हैं? दूसरी। यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? ब्रिज बॉन्ड। अगर हम यहां पे बात करते हैं बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, अब रही बात ये आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड एकदम लास्ट में है। कुछ कुछ टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं वो कौन से बचे हुए हैं? बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग। आइए शुरुआत करते हैं बैक बॉन्डिंग से यहां पे। तो अगर हम सबसे पहली चीज शुरुआत करें बैक बॉन्डिंग, किससे शुरुआत करें? बैक बॉन्डिंग। क्या है ये बैक बॉन्डिंग? पहले ये समझिए। सुनो यहां पे जरा गौर से सुनो। मान लो एक एटम था ए, इसके आउटर मोस्ट कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ए, ठीक है? और एक एटम था बी, कौन था? बोलो जल्दी। बी। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, इन दोनों में मैंने क्या करवाया? रिएक्शन करवाया। क्या करवाया? रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करवाया? मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक। लेट सपोज दैट, मैंने कहा बोला एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का दिख रहा है, मैं इन दोनों को करीब ले जाता हूं। एक किसके करीब जाता है? बी, और बी किसके करीब आता है? ए। फाइनली एक समय बाद इनके बीच में क्या होगा? ये एक दूसरे के करीब आएंगे और इनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग प्रॉपरली हो चुकी होगी। जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, ए और बी के बीच अब क्या बन चुका होगा? बोलो जल्दी। बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ जाएगी? सेंटर में, जो पहले कहां थी? पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में थी। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल, एक अलग एटम था, बी एक अलग एटम था। ए और बी के पास एक अलग अलग दोनों एटम थे और दोनों के पास अपना ऑर्बिटल था, नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पहले कहां था? एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही ये मिल चुके हैं, अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या बन चुका है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम बन चुका है? बोली जल्दी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे दो एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और इनके बीच में जो ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? नाम क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुनिएगा जरा गौर से,
ये क्या था? ये रिएक्शन था। ये क्या था? रिएक्शन था। ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में एक रिएक्शन था। अब सुनिएगा जरा गौर से। मान लीजिए मैंने कहा ए और बी के बीच में अब बॉन्ड बन चुका है। अब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो वो रिएक्शन कहा जाएगा या वो स्टेबलाइजिंग फिनोमेना कहा जाएगा? भाई रिएक्शन जो होना था हो चुका। पहला बॉन्ड बनना ही रिएक्शन है। पहला बॉन्ड का बनना ही रिएक्शन है। अब तो अगर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हैं तो ये इस लालच में बनाएंगे कि भैया देखो जितना ज्यादा बॉन्ड बनाऊंगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो इसलिए इस चक्कर में जो अब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे वो कैसा होगा? बोलो जल्दी। स्टेबलाइजिंग फेनामेना। और सर हमने ऑर्गेनिक भी पढ़ी है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमें एक ही स्टेबलाइजिंग फिनोमेना पड़ा है, दैट इज रेजोनेंस। यानी कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा कि अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा वो भी स्टेबिलिटी के लिए, तब तो हम इसको कहेंगे ये तो रेजोनेंस है। हाँ, कहा जाता है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। कहा जाता है इसे, क्या बोला जाता है? स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है। ये स्पेशल केस जिसको ऑर्गेनिक में जाके तुम पढ़ लेते हो वेकेंट पी रेजो या वेकेंट डी रेजो। क्या पढ़ते हो? वेकेंट पी रेजो या वेकेंट डी रेजो। समझ रहे हो क्या पढ़ते हो? वेकेंट पी रेजो या वेकेंट डी रेजो। अब सुनना जरा गौर से। पहला जो बॉन्ड बना वो रिएक्शन हो चुका है। अब ये अगर मान लो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हैं, क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बॉन्ड, तो वो किसके लिए होगा? स्टेबिलिटी। अब बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। यानी यहां रिएक्शन नहीं होगा, यहां पहले से एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। हम तो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? बोलो जल्दी। एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। और किस लिए बनाएंगे? मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनाएंगे। यानी कि बैक बॉन्डिंग, सबसे पहली चीज, बैक बॉन्डिंग एक रिएक्शन है या एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है? जो कि किस लिए लगती है मॉलिक्यूल में? एक्स्ट्रा बॉन्ड बनवाने के लिए। अरे हाँ ना बोलो। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए। तो बैक बॉन्डिंग सबसे पहले लिखेंगे। It is a special case of resonance. It is a special case of resonance. It is a special case of resonance. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it is पाई डेटिव और पाई कोऑर्डिनेट, पाई डेटिव और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पाई डेटिव बॉन्ड होता है या पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग अगर हम बात करें, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इनफैक्ट बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड की मजबूती पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन याद रखना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इसके बाद से चौथा, इफ लोन पेयर, इफ लोन पेयर, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम involved in back bonding, involved in back bonding, if lone pair of central atom is involved in bonding, then shape of molecule, then shape of molecule, then shape of molecule will change, then shape of molecule will change, will change. ठीक है? इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। ये तो बात हो गई इनके बारे में, इनके एप्लीकेशन के बारे में। इनके जो सवाल उठेंगे वो आपको करने पड़ेंगे, वो सवालों के लिए हो गया ये। अब सबसे पहली चीज, बैक बॉन्डिंग है क्या और होता कहां है और कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। तो सबसे पहले कॉपी लिखे, कहा है लिखो, मेन फेयर कॉपी में लिखो भाई। अच्छा, यहां पे देखो जरा गौर से, ये नोट कर लिया सबने? क्या क्या लिखा आपने कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, इट इज अ पाई डेटिव और पाई कोऑर्डिनेट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्वड इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। पक्की बात है? यहां तक का क्लियर है? ये बात आपने लिखी, ये वाली बात नहीं लिखी है तो छोड़ दो, अभी नहीं लिखी है छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं लिखी है छोड़ दो, अच्छी बात है। अब यहां पे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा दूसरे पेज पे, तुम उसको नोट करोगे प्रॉपर। मतलब यहां से
देखिए सबसे पहली चीज, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगी कब, पहले ये समझिए। बैक बॉन्डिंग होती कब है भाई साहब? दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। एक एटम के पास, समझना बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एटम के पास, एक एटम के पास, एक एटम के पास, क्या बोला बोलो जल्दी, एक एटम के पास, क्या बोला, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी, लोन पेयर होना चाहिए। एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, दूसरे एटम के पास वेकेंट। अरे देने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है ये बताओ, सिंपल सोचो। क्या एक बात तो इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है? ये मतलब एक एटम क्या देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको देगा, सामने वाले को। अब एक बात बताओ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और लेने के लिए क्या होना चाहिए, खाली कटोरा। तो एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास क्या होना चाहिए, खाली कटोरा, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल। एक एटम के पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम के पास खाली कटोरा। तो वन एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल एंड सेकेंड एटम मस्ट हैव लोन पेयर। इसको हिंदी में लिख लो, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बताना जरा, खाली ऑर्बिटल। क्या होता है, खाली ऑर्बिटल। क्या होता है, खाली ऑर्बिटल, ठीक है, खाली कटोरा। अब दूसरी चीज सुनो, दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है, सुनना जरा गौर से। कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक या दो? कितने एटम, दो। तो वन एटम मस्ट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। क्या बोला, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, मस्ट बिलोंग टू, मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। जबकि दूसरा एटम सेकेंड का हो, थर्ड का हो, चलेगा। दूसरा एटम वाइल एनदर एटम, वाइल एनदर एटम, वाइल एनदर एटम, वाइल एनदर एटम, जो दूसरा एटम है, वाइल एनदर एटम मे बिलोंग टू सेकेंड और थर्ड पीरियड, मे बिलोंग टू सेकेंड और थर्ड पीरियड। सेकेंड या थर्ड पीरियड में से कहीं से हो सकता है वो, सेकेंड पीरियड का भी हो सकता है और थर्ड पीरियड का भी। तो एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल। अगर हम बात करें एक एटम किसका होना चाहिए, सेकेंड पीरियड, वाइल अनदर एटम कहां का होना चाहिए, सेकेंड या थर्ड। सर अगर फोर्थ का हुआ तो इफेक्टिव और अनइफेक्टिव जैसे दो शब्द आते हैं, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, अनइफेक्टिव हो जाएगी। अगर मान लीजिए दूसरे और पांचवें पीरियड का एलिमेंट आ गया तो एक शब्द होता है इफेक्टिव, एक होता है अनइफेक्टिव। दूसरे और पांचवें में बैक बॉन्डिंग होना अलग बात है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होना अलग बात है। अरे हाँ ना बोलो भाई, नीट में नंबर 200 भी आता है, नीट में नंबर 600 भी आता है। सिलेक्शन के लिए कितना जरूरी है, 200 पे भी सिलेक्शन होता है। 1 करोड़ रुपया लेके बैठो प्राइवेट में, होगा सिलेक्शन? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, इफेक्टिव अनइफेक्टिव की बात होती है, समझ रहे हो? इधर आओ, एक एटम के पास लोन पेयर, अरे यार सिंपल सी बात है, एक के पास खाली कटोरा है, दूसरे के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक देगा दूसरा लेगा, इसमें क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए एक एटम था ए, एक एटम था बी। अब मान लीजिए कितने एटम है, पहले पेन कॉपी है, छोड़ छोड़ छोड़, इधर देखो पहले, अभी भूल जाओगे बीच में जाके। इधर देखो, यहां पे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक एटम कौन सा है मेरे भाई, ए, और एक एटम कौन सा है, बी। अब अप्लाई करिए, एक एटम के पास क्या होना चाहिए, किसको दें लोन पेयर, किसी को दे दो, किसको दें बताओ? चलो एक को लोन पेयर दे दिया। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, इसी के पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, इसी के पास हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? गजब हाल है सर, खुदे को कैसे देगा सर? अरे हाँ ना बोलो भाई, इसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटर। ठीक है, क्या बोलेगा, मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। वन एटम मस्ट बिलोंग टू, अगर मान लो मैंने कहा ये सेकेंड पीरियड का है, ये कौन से पीरियड का है, सेकेंड, तो अगले वाले को कौन से पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड का या थर्ड का? बस सेकेंड या थर्ड, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, सेकेंड या फिर थर्ड। क्यों सर, अगर फोर्थ आ गया तो? भैया फिर वही बात है, इफेक्टिव और अनइफेक्टिव जैसे दो शब्द आते हैं, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पे, होगी बैक बॉन्डिंग नो डाउट होगी, लेकिन अनइफेक्टिव होगी। सर एक्सप्लेन करेंगे, यस अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे अनइफेक्टिव होती है। सुनिएगा जरा गौर से, एक सेकंड पीरियड का है, एक सेकंड और थर्ड पीरियड कहीं का हो सकता है। एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए है, दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल है। हमने क्या बोला, वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, बहुत बढ़िया, while another atom may belong to second और third period।
सेकंड से भी हो तो चलेगा, थर्ड से भी हो तो चलेगा। अब क्या होता है, ये देखता है सामने वाले के पास खाली कटोरा, और ये देखता है सामने वाले के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहता है मैं तेरी भर दूंगा, ये कहता है मैं कब से यही चाहता था। यहां पे जरा गौर से देखो, इससे फायदा क्या हुआ। अरे भैया ये उठा के अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लेट सपोज अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दिया, अगर इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके खाली ऑर्बिटल में, वेकेंट ऑर्बिटल में अगर उसने डाला, इसका मतलब क्या है आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पे एक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास क्या है, वेकेंट। सिग्मा बन चुका है तो अगला बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। नाम क्या बनेगा उसका, पाई डेटिव बॉन्ड। क्या बनेंगे बोले जल्दी, पाई डेटिव। क्या बोलेंगे, पाई डेटिव। और पाई डेटिव को ही क्या बोलते हैं अपन, बैक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। ये इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है, इसीलिए वर्ड क्या नाम दिया है, डेटिव। क्या नाम दिया है, डेटिव। क्योंकि ये शेयरिंग कैसी है, अनइक्वल शेयरिंग। मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से, कैसी शेयरिंग है, अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग होने की वजह से, अनइक्वल शेयरिंग होने की वजह से अपन इसे क्या बोलेंगे, पाई डेटिव। अब सुनना और समझना, एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल। एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दिया, दूसरे ने लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या इनके बीच बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ये मुझे बताओ। अरे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आप मुझे एक चीज सोच के बताइए कि ए और बी के बीच में जैसे ही बॉन्ड बना, क्या यहां पे एक एरो लगा दे, ए ने अपना दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से क्या एनर्जी रिलीज हुई है या नहीं हुई है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है तो क्या ए बी अब स्टेबलाइज हो गया या नहीं हो गया। क्या पहले ज्यादा स्टेबल था या अब ज्यादा स्टेबल, पहले बैक बॉन्डिंग के पहले ज्यादा स्टेबल था या अब। तो बैक बॉन्डिंग कैसी फेनामेना है बताओ, स्टेबलाइजिंग। इसीलिए मैंने क्या बोला, और रेजोनेंस कैसी फेनामेना है, स्टेबलाइज। रेजोनेंस का सिर्फ यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, अगर ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस कैसा, पहले ये बताओ बैक बॉन्डिंग कैसा है, स्टेबलाइजिंग या नॉन स्टेबलाइजिंग। तो अगर आप मुझे सोच के बताइए रेजोनेंस फिर कैसी फेनामेना है, स्टेबलाइजिंग। अगर ये स्पेशल केस है रेजोनेंस का, तो ये है क्या, पहले तो ये बताओ, ये क्या है, ये स्टेबलाइजिंग है या नहीं है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब रेजोनेंस क्या होगा, वो भी स्टेबलाइजिंग। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें कि बैक बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या हुआ, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से, क्या बोला मैंने, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से यहां पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। क्या होगा बोलो जल्दी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। एनर्जी रिलीज ज्यादा हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ तो यहां पे क्या बढ़ गई बोलो जल्दी, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, स्टेबिलिटी। तो कोई भी मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना, और मुझे बैक बॉन्डिंग करने की वजह से क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग क्यों करता है, क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि कोई भी मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग सिर्फ इस वजह से करता है क्योंकि उसको पता है बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। बैक बॉन्डिंग करूंगा, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी निकलेगी और मेरी स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, इट इज अ पाई डेटिव और पाई कोऑर्डिनेट। अब अगली बात सुनना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज हुआ, आप यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए भाई, यहीं पे एग्जांपल देख लो। पहले ये क्या था बोलो जल्दी, 100% सिंगल। क्या था बोलो जल्दी, 100% सिंगल। अब ये क्या है बताना जरा, अब ये डबल बन चुका है। क्या बन चुका है बोलो जल्दी, बैक बॉन्डिंग करके डबल। क्या बन चुका है, डबल। पहले ये क्या था, 100% सिंगल, अब क्या बन चुका है, 100% डबल। पहले क्या था, सिंगल, अब क्या बन चुका है, डबल। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है, मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यहां लिख दे रहा हूं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और बड़ा काम आता है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, डबल। और डबल के कंपैरिजन में ट्रिपल की क्या होती है, सबसे छोटी। एक दिन मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया भी है बैच के अंदर, बताया है बे, भाग यहां से। और यहां पे कौन आता है, पार्शियल डबल। तो अब एक बात मुझे बताओ, पहले ये क्या था, 100% क्या था बोलिए जल्दी, सिंगल। ये कैसा हो चुका है, 100% सिंगल बॉन्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात बताओ, ये सिंगल है या पार्शियल डबल, या डबल बोलोगे इसको, दोनों बोल सकते हो, पार्शियल डबल और डबल। पार्शियल डबल क्यों बोल रहे हैं अभी बताता हूं, वेट करो। मान लो एक और मॉलिक्यूल आ गया, उसके साथ रेजोनेंस चलने लगा, तो पार्शियल डबल बनेगा। तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, 100% सिंगल है, और ये क्या है बताना जरा, पार्शियल डबल या कंप्लीट डबल। तो एक बात था, लेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है या बढ़ रही है, यानी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ क्या करती है,
इस पे खूब सवाल बनेगा, खूब सवाल बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ये 100% सिंगल था, लेकिन ये क्या बन चुका है, ये 100% डबल नहीं है। मैं मानता हूं पार्शियल डबल हो सकता है या डबल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर और एलिमेंट जुड़े रहेंगे तो उनके साथ रेजोनेंस कर जाएगा। अभी वो केस में बताऊंगा, बस अभी सुनो। जैसे तुम जिसे डबल समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं दो चीजें समझो, उसको पार्शियल डबल भी समझो और उसको कंप्लीट डबल भी समझो। मैं कह रहा हूं 100% पार्शियल डबल या कंप्लीट डबल, कंप्लीट डबल या पार्शियल डबल, दोनों होने से क्या सिंगल बॉन्ड से लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। यानी कि बैक बॉन्डिंग की वजह से लेंथ डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है? डिक्रीज करती है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगला क्या लिखा हुआ है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। क्या बोला मैंने, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। क्या बोला, if lone pair of central atom is involved in back bonding then shape of molecule will change। बस इतनी सी बात है। अब सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें कि बैक बॉन्डिंग, यहां से एक काम करो, पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला। किसमें? ये तो ए और बी के बीच में पहला बॉन्ड बनाया है, रिएक्शन समझाया है। ए और बी के बीच में पहले बॉन्ड बनाया हो सिंगल, पहले ये बनाओ, अब फिर इस सिंगल के बाद की कंडीशन ये एक्सप्लेन किया मैंने। पहले तो रिएक्शन करके बताया कि वो तुमको बोल दे बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, नो, बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। बैक बॉन्डिंग कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, वो एक स्टेबलाइजिंग फेनामेना होता है। समझ रहे हो? ये नोट कर लिया, यहां पे अब नोट करेंगे बैक बॉन्डिंग के लिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड की मजबूती घटेगी। नोट कर लिया आपने? कल आप लोगों की क्लास है, पता है कि नहीं? एक्स्ट्रा टाइमिंग सुबह ही है, 9 बजे। संडे को अगर छुट्टी चाहते हो तो कल आ जाना, वरना कल और परसों दोनों दिन लगा लूंगा फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूं सैटरडे आ जाओ, संडे मेरा भी मूड नहीं है। बहुत मेहनत पड़ जाएगी यार, एक्सट्रीम मेहनत। हफ्ता के 6 दिन, 4 क्लास 5 क्लास, 4 क्लास 5 क्लास, 4 क्लास 5 क्लास, आएगो संडे बसता है। हाँ, शाम में डाउट भी रखा है आज। हाँ, डीपीपी, डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3 कल भेज दी थी, आज 4 भेज दूंगा। हम है ना, 40 मिनट आओ, उसमें आंसर ले जाना हमसे। लाइव वाइव नहीं, यहाँ बैठे ऑफलाइन, यहाँ पे है, ऑफलाइन में है वो सिर्फ। रूम से आना पड़ेगा। हम अगर यही सोचने लगे तो कि हमको रूम जाना चाहिए, हमको यहाँ बैठना पड़ेगा। रूम के नाम पे ही अति उत्साहित जनता है ये।
न जाने कितनों के रूम पे गई है ये। अब भाई राज क्लियर करो, किस लिए गए थे? लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे अगर इतनी छोटी सी बात पे, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए। बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। ठीक है, चलिए आगे चलें। अरे यार, चले, चलिए आइए सबसे पहली चीज ये समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो बैक बॉन्डिंग। यहां पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच विल शो बैक बॉन्डिंग। कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे? पहला ऑप्शन BF3, दूसरा S3BO3, तीसरा BF4-, चौथा BOH का 4-। ये बताओ इनमें से एक और ले लो। NH3.BF3, बताइए। आइए सुनिए एक एक करके, एक एक करके सुनिए भाई। यहां पे सुनो सॉल्यूशन इसका। यहां पे देखो BF3, ये रहा बोरॉन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। पहली चीज, अब पहले कंडीशन पे आइए। एक एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल। चलिए, क्या आपने बोरॉन के अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे भाई पढ़ा है कि इसके पास क्या होता है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होता है बोलिए जल्दी? इसके पास होता है वेकेंट पी। अब दूसरा मैंने क्या बोला? एक एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। आपने कभी ना कभी सुना कि नहीं सुना? फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। एक नहीं, दो नहीं, तीन। क्या सबके पास तीन तीन लोन पेयर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब अगली बात मैंने क्या पढ़ ली? वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। क्या एक बात था, ये बोरॉन जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। अच्छा, एनदर एटम मे बी ऑफ सेकेंड और थर्ड। कौन से पीरियड का है? सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, यहां तो और अच्छी बॉन्डिंग होगी। क्या ये क्या कहेगा? यहां फ्लोरीन के बारे में देखना जरा गौर से। फ्लोरीन कहेगा मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। इधर से ये वाला फ्लोरीन राजी है और इधर से ये वाला फ्लोरीन राजी है। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या ये भी कहेगा वो नहीं देगा तो मैं दूंगा? वो अगर ये कहेगा कि ये और ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? ये मुझे बताओ। अगर ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर ये क्या है बोलिए जल्दी? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब डेटिव बॉन्ड हम क्या, सॉरी बैक बॉन्डिंग किसे कहते हैं? इट इज अ पाई डेटिव और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अब समझिए BF3 क्या ऐसा प्रॉब्लम था? BF3 तो ऑलरेडी स्टेबल था, स्टेबल था, उसको एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो जस्ट फॉर द शेक ऑफ स्टेबिलिटी इसको क्या बनाना पड़ा? एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला? बैक बॉन्डिंग इज क्या बोला जाता है? स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस हो, बैक बॉन्डिंग हो, दोनों के दोनों क्या माने जाते हैं? स्टेबलाइजिंग फेनामेना। क्या माने जाते हैं? स्टेबलाइजिंग फेनामेना। अब जरा गौर से सुनना, अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या दिया? S3BO3 दिया। बस कुछ नहीं करना है तुमको मेरे भाई। बी ले लिया आपने, ये रहा बी। अब देखिए S3BO3 दिया हुआ है, तो यहां पे क्या ले लो? एक OH लो, ये फिर क्या ले लो? दूसरा OH ले लो, और ये क्या ले लो? तीसरा OH। जस्ट लाइक BF3, F की जगह मैंने OH लगा दिया। क्या एक बात बताओ, क्या कर रहा है भाई? हा? अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से देखो, बोरॉन के पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। अब तो लिखने का भी टाइम दे दिया। हाँ, अच्छा इधर देखो, बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या ऑक्सीजन के पास एक नहीं दो दो लोन पेयर होते हैं या नहीं होते हैं? वन एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, अनदर एटम मस्ट हैव लोन पेयर। वन एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, अनदर एटम मस्ट हैव लोन पेयर। वन एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, अनदर एटम मस्ट हैव लोन पेयर। क्या सबके पास लोन पेयर है या नहीं है? ये क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा।
बोलेगा वो नहीं भरेगा तो मैं तेरी भर दूंगा, बोला वो दोनों नहीं भरेंगे मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अब जरा गौर से, ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? बहुत बढ़िया बात, क्या दोनों सेकेंड पीरियड के हैं या नहीं है? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई डेटिव। कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या पाई डेटिव को ही बैक बॉन्ड बोला जाता है या नहीं? क्या स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस बोलोगे या नहीं? बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। क्या होता है? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहली चीज समझिए, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल कैन शो बैक बॉन्डिंग। क्या H3BO3 उस लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? अगला एग्जांपल आ जाइए, BF4-। अब आप मुझे सोच के बताइए, ये क्या रहा? बोरॉन। ये क्या रहा? बोरॉन। बोरॉन कौन से ग्रुप का होता है? 13। कौन से ग्रुप का होता है? कौन से ग्रुप का होता है? 13। 13 का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना जरा। अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? +3, मतलब बोले तो 3। कितने होंगे बोलो जल्दी? 3। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या एक बात बताओ, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये फ्लोरीन ने एक बॉन्ड सिंगल बनाया, यहां पे देखना जरा गौर से, एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ये दूसरे फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, ये तीसरे फ्लोरीन ने बनाया, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए। अब एक बात तो, इसने बॉन्ड कितनों से बना रखा है? 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब 4 बॉन्ड बनाया तो बनाया कैसे? इसके अपने इलेक्ट्रॉन तो 3 ही थे। अरे थे या नहीं थे? 3 से ज्यादा ये बॉन्ड अगर हम बात करें तो नहीं बना सकता था अपने इलेक्ट्रॉन के जरिए, लेकिन बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 4। अब चौथे नंबर पे इसके पास क्या होता है बताना जरा? खाली पी ऑर्बिटल। क्या होता है? खाली पी ऑर्बिटल। क्या 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक खाली ऑर्बिटल होता है या नहीं? अब ये बॉन्ड बना कैसे वो समझो, कि यहां पे F- आया होगा। कौन आया होगा? F-। कौन आया होगा? F-। F- का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का खुद का है और एक किसी से छीना है। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? क्या यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? और अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता है? अरे दे सकता है या नहीं दे सकता है? अगर इसने दिया तो अब एक चीज सोच के बताना, यहां पे जो मैंने कहा कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा B। ये रहा पहला फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, ये रहा तीसरा फ्लोरीन। और इस तीनों फ्लोरीन में किसके इलेक्ट्रॉन लगे पहले बताओ? बोरॉन। किसके लगे बोलो जल्दी? बोरॉन। यानी कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन पे किसका हक है? बोरॉन। लेकिन जो चौथा बॉन्ड बन रहा है, जो चौथा बॉन्ड बन रहा है, जो ये चौथा बॉन्ड बन रहा है, आप मुझे सोच के बताइए कि क्या ये जो चौथा बॉन्ड बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो लगा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है? आप मुझे ये पहले बताओ। सारा इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन। यानी कि यहां पे ऐसे डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? ये बताओ। अरे बोलो ना यार, बना सकते। लेकिन ये सिग्मा है या पाई है? तो इसे बैक बॉन्डिंग बोलोगे या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलोगे? तो यानी कि कोऑर्डिनेट अलग होता है और बैक बॉन्डिंग अलग होता है। अगर वो सिग्मा बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। अगर वो डबल बना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? आंसर बताओ। ये आंसर क्या है? बैक बॉन्डिंग नहीं है। अगर सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो कोऑर्डिनेट है, और अगर वो डबल बनता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या ये बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? मैंने पहले लिखा है कि आपसे, मैंने क्या लिखा है? इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पाई डेटिव बॉन्ड। मैंने आपसे ये नहीं कहा इट इज अ सिग्मा डेटिव बॉन्ड, कहीं मैंने बोला? ये मुझे बताइए। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल बन रहा है या डबल बन रहा है? और सिंगल को सिग्मा बोला जाता है या पाई बोला जाता है? सिग्मा बोला जाता है। तो इट इज अ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है बोलिए जल्दी? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं है। ये क्या है? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं। अब देखो चौथा एग्जांपल दिया, अब कुछ नहीं, BOH का होल 4, कुछ नहीं, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन की जगह 3 OH आ गए। अब समझना, अब समझना, 3 OH यहां पे मैं चिपका दे रहा हूं, एक OH, ये क्या हो गया? दूसरा OH, और ये क्या हो गया? तीसरा OH। नो डाउट 3 OH इसके खुद के इलेक्ट्रॉन से वाइंड अप हो गए, लेकिन चौथा जो OH आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो एक्चुअल में OH OH नहीं आ रहा है, OH माइनस बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? माइनस। अब माइनस बन के आ रहा है तो उसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बोल रहा है? मैं तेरी भर दूंगा। क्या बोल रहा है? मैं तेरी भर दूंगा। और फाइनली यहां पे कौन आके जुड़ेगा बोलो जल्दी? तो यहां पे आके जुड़ जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह, मैं पूरा वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां OH, और यहां पे भी क्या आ गया? OH। अच्छा एक चीज सोच के बताना, बोरॉन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं? यहां पे 1,
और कितने 2 और कितने 3 और एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, किसी से ले रहा है या नहीं ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तब तो यानी कि इसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, यानी कि यहां पे आप क्या लगा दोगे, एक नेगेटिव चार्ज। चलो मैं इसको दूसरे कलर से लगा देता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया बोली जल्दी, नेगेटिव चार्ज। याद है आपको एक बात मैंने बोली थी, क्या बात बोली थी बताओ, क्या बात बोली थी कि इफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, OH नहीं बोला था, ऑक्सीजन, ऑलवेज गिव दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम। वो बात लेविस के अंदर मैंने उस दिन इसीलिए बोली थी ताकि मैं आगे बैक बॉन्डिंग को जब एक्सप्लेन करूं तो आपको वापस रिकॉल करा पाऊं कि भाई मैंने आपको बोला था नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो हमेशा वो किसको दो, सेंट्रल एटम। अगर मान लो सेंट्रल एटम के ऊपर एक नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो किसी का खा रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर एक पॉजिटिव आता मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को छोड़ रहा है, अगर वो किसी का एक इलेक्ट्रॉन खा रहा है तभी तो उसके सर पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अरे हाँ ना बोलो, I3+ याद है, मैंने बोला 7 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो क्योंकि उसके सेंट्रल एटम पे क्या है, प्लस। I3- में क्या था, मैंने कहा 7 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो क्योंकि उसके सर पे क्या था, नेगेटिव। ये नेगेटिव दर्शाएगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी का खाया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? अब ये एग्जाम बड़ा जेई मेंस प्रोन है, ये पूरा मतलब पहले आ चुका है जेई मेंस में, अब तो ट्रेंड ही खत्म हो गया है जेई मेंस के अंदर से, अब नीट में आने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें क्यों संभावना है, सुनिएगा जरा गौर से। दरअसल अगर जब आप देखेंगे, जब आप 5वें नंबर को देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये देखिए जरा गौर से, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। NH3 का मतलब क्या हुआ, NH3 नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वहीं तुम एक काम करो, सुनो सही, इधर से निकलो, उधर जाओ, वहां कोने पे, वहां जाओ, तुम लोग इधर आओ खिसक के, भाई घुस जाओ, पतले में तो हो, घुस ही जाओगे, हाँ। अब वहीं बैठ बैठ, गजब हाल है, तुम बैठने चले गए, इतना अच्छा आदमी नहीं हूं मैं, ठीक है। इधर सुनो, यहां पे जरा गौर से देखो, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है बोलो जल्दी, ग्रुप नंबर 15। 15 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। मान लो उसने 3 हाइड्रोजन है, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है या नहीं है। अब इसके पास सोच के बता, इसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बोल जल्दी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो डाउट इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी स्पेसीज कौन सी है, BF3 है ना, BF3 है। चलो ये ले लिया, बोरॉन ले लिया। बोरॉन कौन से ग्रुप का है बताना जरा, ग्रुप नंबर 13। कौन से ग्रुप का है, 13। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो ये रहा एक फ्लोरीन, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो, ये क्या हो गया, फ्लोरीन, ये क्या हो गया बोलो जल्दी, फ्लोरीन, ये क्या हो गया, फ्लोरीन। क्या 3 बॉन्ड बनाने के बाद बोरॉन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है, अरे होता है या नहीं होता है। ये क्या बोलेगा, ये उसको देखेगा, ये इसको देखेगा, दोनों देख के मुस्कुराएंगे, कहेगा मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, भरो तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहला बॉन्ड बनाने के लिए आप भर रहे हो या दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए। और पहला बॉन्ड बनाना क्या है, रिएक्शन है। क्या है बोलिए जल्दी, सवाल जेई मेंस ने पूछा है NH3 और BF3 रिएक्शन। मैं क्यों बोल रहा हूं, कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एक बार जेई मेंस में सवाल आया, NH3 एंड BF3 कैन रिएक्ट और नॉट। रिएक्ट कहने का मतलब समझ रहे हो, जब पहला बॉन्ड जो बन रहा है वो रिएक्शन है, लेकिन दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है वो स्टेबलाइजेशन है। बात समझ रहे हो, वहां पे सवाल में ऐसे नहीं लिख दिया NH3 BF3 रिएक्ट। और मैं तुमको बता रहा हूं जनरली स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बता दे रहा हूं, सवाल जिस दिन थोड़ा सा ट्विस्ट लेगा उस दिन फैलोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि NH3 और BF3 के बीच में पहला बॉन्ड बनना, मैंने पहले आपको बताया, पहला बॉन्ड बनना इज अ रिएक्शन, एक बॉन्ड बनने के बाद वापस बॉन्ड बनना इज अ स्टेबलाइजेशन, एंड बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। उसने सवाल क्या दिया, NH3 एंड BF3 कैन नॉट रिएक्ट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अरे दे कैन रिएक्ट भाई, वन हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर हैव वेकेंट ऑर्बिटल।
एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास खाली ऑर्बिट, खाली कटोरा है। एक सेकंड पीरियड का है, दूसरा भी सेकंड पीरियड का है। मस्त जबरदस्त बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। अरे होगी या नहीं होगी? लेकिन ये पाई कोऑर्डिनेट है या सिग्मा कोऑर्डिनेट? और सिग्मा कोऑर्डिनेट या सिग्मा डेटिव को क्या बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो? तो अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ बैक बॉन्ड, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग है, ये बैक बॉन्डिंग है। अरे हाँ ना बोलो। टाइप 1 का सवाल ये बनेगा, पहले तो ये बताइए कि बैक बॉन्डिंग कहां होगी और कहां नहीं होगी। टाइप 2 किस पे बनेगा? इसी लाइन पे मैं बनाता हूं। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज, प्रूव दिस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे सवाल अगर मैं दूं, तो सवाल सुनना, सवाल क्या है, पहली चीज सुनना। सवाल क्या है? सवाल, इफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज देन प्रूव दैट, कि ये प्रूव विद द एविडेंस, प्रूव विद द एविडेंस, प्रूव विद द एविडेंस। सुनो, एविडेंस, 3 एविडेंस के नाम पे 3 सवाल हैं आपके सिलेबस में, मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल कौन सा है? MIC और SIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट एंड सिलाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? तो अगर हम बात करते हैं, दूसरा हो गया डाई मिथाइल ईथर, जो ऑर्गेनिक में है, डाई मिथाइल ईथर एंड डाई सिलाइल ईथर। दूसरा कौन सा हो गया? डाई सिलाइल ईथर, डाई सिलाइल ईथर, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल क्या हो गया? तो तीसरा सवाल सुनो, अगर हम बात करें ट्राई मिथाइल अमीन, क्या हो गया? ट्राई मिथाइल अमीन। एंड दूसरा क्या हो गया? ट्राई सिलाइल अमीन हो गया। क्या हो गया? बोले जल्दी, ट्राई सिलाइल अमीन। अब ये, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, आइडेंटिफाई द, ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? ये वाला तो नोट है ना? ये वाला नोट करो। नोट करिए। हाँ बिल्कुल, लो वेट करो, आएगा सवाल। हाँ, NH3 .BF3 लिखा है, डॉट का मतलब है इनके बीच बॉन्ड बन चुका है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये बना कैसे है। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए ये जुड़े हुए हैं। OH है वो, OH है, ऑक्सीजन नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड O। सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है। ऑक्सीजन का लॉजिक क्या था? हाँ, पहला वाला, हाँ बिल्कुल है। पाई डेटिव पाई कोऑर्डिनेट एक ही चीज होती है। चले,
ओ भैया पीछे वाले, बतियाओ मत, लिखो पहले। कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलें, चलिए आगे आते हैं। MIC SIC डाइमिथाइल इथल डाइसिलाइल ईथर ट्राइमिथाइल अमीन ट्राइसिलाइल अमीन। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहां पे सुनिएगा जरा गौर से। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या हो गया, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन का लोन पेयर है। सुनना जरा गौर से, एक एटम के पास, ये देखो ये कौन सा एटम है, आजू वाला एटम देखो कौन से पीरियड का है, पहले ये मुझे बताओ, सेकेंड पीरियड। और बाजू वाला एटम भी कितने पीरियड का है, सेकेंड। अब आप एक बात बताओ, क्या कार्बन के पास कोई वेकेंट और कटोरा होता है 4 बॉन्ड के बाद? तो इसने आजू में भी कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और 4। क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? तो आंसर है नो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है? नो वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा एक बात बताओ, क्या बाजू वाले के पास कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन से और एक खुद क्या किससे बना रखा है, नाइट्रोजन। क्या एक बात मुझे बताओ कि क्या इसके पास, आप मुझे सोच के बताइए, क्या इसके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होगा? जवाब है नो वेकेंट ऑर्बिटल। नो वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें इसका शेप कैसा बनेगा, तो ये देखना जरा गौर से। इसका शेप बनेगा ए बी, कितने आजू में, 1 और 2, कितने हो गए, AB2। एल कितना हो गया, बोलिए जल्दी, 1। AB2L1 का शेप कैसा होता है ये मुझे बताइए। कैसा होता है? बेंड शेप। कैसा होता है? बेंड शेप। या फिर कैसा होता है? वी शेप। या फिर कैसा होता है? एंगुलर शेप। क्या होता है बोलिए जल्दी, एंगुलर। बेंड शेप, वी शेप या एंगुलर। अगर मैं आपसे बात करता हूं, लेट सपोज यहां पे CH3 को हटा के मेरे भाई मैं ले लेता हूं किसको, SiS3 को। किसको ले लेता हूं? SiS3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वही है। यहां पे क्या ले लिया आपने, डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या ले लिया आपने, डबल बॉन्ड O। अब सोच के बताइए, यहां पे मैंने आपसे बोला कि क्या यहां थर्ड पीरियड का है कि नहीं है सिलाइल, ये मुझे बताओ। क्या जो सिलिकॉन है ये कौन से पीरियड का है, थर्ड, जबकि ये कौन से पीरियड का था, सेकेंड। अब एक बात तो, थर्ड पीरियड वालों के पास, क्या मैंने वर्षों पहले आपको एक बात बताई थी या नहीं बताई थी, कि थर्ड पीरियड वालों के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है बोलो जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या कहेगा, मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो इसकी इसकी ज्योमेट्री देखना, इसकी कैसी बनेगी, इसकी बनेगी ए क्या हो गया, सेंट्रल एटम। बी और बी ये कितने हो गए, 2। AB2 लोन पेयर कितना है बताना जरा, 0 है। तो यानी कि ये कैसा होगा, लीनियर होगा या नहीं होगा, ये लीनियर होगा। और ऊपर वाला कैसा दिख रहा है बताना जरा, एंगुलर। मैंने क्या बोला, मैंने लाइन बोली, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, मार्क द वर्ड, मैंने क्या बोला है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, क्या बोला है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम नहीं बोल रहा हूं मैं, सराउंडिंग एटम का। यहां पे देखो, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग हुआ है, लेकिन यहां सराउंडिंग एटम का लोन पेयर इन्वॉल्व है। मैंने सराउंडिंग एटम को लेके कमेंट ही नहीं किया, मैंने किसको लेके कमेंट किया है, इफ लोन पेयर, क्या बोला है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। 100% चेंज होगा। लेकिन कौन सा लोन पेयर इन्वॉल्व होना चाहिए, सेंट्रल या सराउंडिंग? तो हमेशा याद रखना, इफ लोन पेयर, क्या बोला हमने, बोलो जल्दी, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। अब देखिए ऊपर लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम नहीं इन्वॉल्व है। अब देखिए वो लोन पेयर कहां किसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, लेकिन नीचे वाला बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसका शेप कैसा है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। लेकिन इसका शेप कैसा है बताना जरा, लीनियर शेप। कैसा है, लीनियर। सेम केस विद डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर क्या होता है, मान लीजिए ये दूसरा केस पे हम आ जाते हैं। डाइमिथाइल ईथर, इधर जरा गौर से देखिए, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, CH3 है।
और ये क्या है CS3। अभी सुनना, अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं। और डाइसिलाइल ईथर किसे बोलते हैं? SiS3 ले लिया, और यहां पे भी क्या ले लिया? SiS3। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है सर। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? एक नहीं दो। मान लो मैं एक ही लोन पेयर अभी लेके चलता हूं, मैं अभी एक ही लोन पेयर, होते कितने लोन पेयर हैं? दो। मैं दूसरे वाले को दिखा नहीं रहा हूं, इधर साइड में रख दे रहा हूं, ठीक है, ये दूसरे वाले को लोन पेयर को। अब सुनना जरा गौर से, कार्बन कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड। क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? तो जवाब है वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो क्या ये कौन से पीरियड का है? थर्ड। और इसके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या एक बात बताओ, वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। कौन सा होगा? डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल सुनना, इसके पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। और इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा। क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा। अब तुम सोच के बताओ, अगर लेट सपोज दैट अगर मैं इसके एक लोन पेयर का केवल इन्वॉल्वमेंट मानूं किसके अंदर? बैक बॉन्डिंग। इसका शेप कैसा बनेगा? AB2L1। क्या बनेगा? AB2L1। ये वाला लोन पेयर मैं इसको काउंट कर रहा हूं, इसको बैक बॉन्डिंग में नहीं दिया अभी, मान लो। तो मैंने क्या बोला? वैसे जाएगा ये बाजू वाले के साथ, लेकिन मैंने क्या बोला? AB2L1 एक लोन पेयर है। यहां पे क्या है? AB2L2। क्या लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या बैक बॉन्डिंग पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब किस किस तरीके से पड़ेगा? पहली चीज तो शेप चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल की। दूसरी चीज मैं आपसे बोलता हूं, आप इस एग्जांपल से मुझे बेहतर बता पाओगे। देखो ये बेंड शेप है, मैंने कहा इसका एंगल मान लो लेट सपोज दैट अल्फा है। क्या है बोलिए जल्दी? अल्फा। इसका एंगल क्या है? अल्फा। और मैंने कहा इसका एंगल कितना है? बताइए जल्दी। बीटा। कितना है? बोलिए जल्दी। बीटा। अब मैंने पूछा अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, आंसर क्या होगा आपका? लीनियर में कितना पाया जाता है? 180। और बेंट में कितना पाया जाता है आपका? 104 के करीब पाया जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी कि एक बात मुझे बताओ, इसमें एंगल कितना पाया जाएगा? 180। और इसमें एंगल क्या पाया जाएगा? कम। तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं कहूं कि एंगल कंपेयर कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि बीटा बड़ा या अल्फा बड़ा? बीटा बड़ा है किससे? अल्फा से। मैंने कहा कंपेयर एंगल। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। कंपेयर एंगल। देखो बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है, बताया अभी। बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ता है, बताया अभी। शेप पर भी फर्क पड़ता है, बताया अभी। अरे हाँ या ना बोलो भाई। यानी कि बैक बॉन्डिंग इज अ व्हाट? बेसिकली इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। अरे हाँ ना बोलो भाई। बैक बॉन्डिंग इज व्हाट? स्टेबलाइजिंग फेनामेना। बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ा, शेप पर भी फर्क पड़ा, बॉन्ड लेंथ पर भी फर्क पड़ा, यानी कि ओवरऑल बॉन्ड की स्टेबिलिटी यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे फर्क डालता है बैक बॉन्डिंग। अगला सवाल सुनिए, यहां पे देखिए, यहां पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, यहां पे कोई शेप नहीं चेंज होगा, नो शेप चेंज। यहां पे अगर हम बात करें नो शेप चेंज, यहां पे नो शेप चेंज। और जबकि दूसरे वाले में अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होता है? शेप चेंज होता है। क्या होता है? शेप चेंज। ये दो बातें हो गई। यहां शेप चेंज होगा, यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, वाइल यहां पे लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। होगा या नहीं होगा ये मुझे बताओ। फिर मैंने वही पॉइंट पे मैं आ जाता हूं, बार बार मैं कहूंगा, इस पे खूब सवाल पूछे जाएंगे। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। अगला एग्जाम्पल और देता हूं, अगला एग्जाम्पल एक और मैंने लिया है। अगला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन। आइए इस एग्जाम्पल को मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये आपको करना आप ही ने सॉल्व है। तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने कहा ट्राई मिथाइल का मतलब हो गया एन, ये क्या हो गया? CS3, ये क्या हो गया? CS3, और ये क्या हो गया? CS3। और इसके पास क्या है मेरे भाई? लोन पेयर है, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने क्या ले लिया? ट्राइसिलाइल SiS3, और यहां पे भी क्या ले लिया? SiS3, और यहां पे भी क्या ले लिया? SiS3। और इसके पास भी क्या है? बोलिए जल्दी। लोन पेयर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आइडेंटिफाई कि कहां पे शेप चेंज होगा और कहां पे नहीं होगा, कहां पे बैक बॉन्डिंग होगी और कहां पे नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का, नो डाउट। ये भी कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। आपने बोला था एक कंडीशन होनी चाहिए कि एक सेकेंड और दूसरा थर्ड का होना चाहिए या सेकेंड का होना चाहिए, चलेगा। तो ये तो कंडीशन फुलफिल है। एक के पास क्या है? बोलिए जल्दी। लोन पेयर। क्या है? बोलिए जल्दी। लोन पेयर। लेकिन दूसरे के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलो? बोलो। वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और मैंने आपको दो कंडीशन बोली थी भाई, क्या बोला था? क्या बोला था? कि एक के पास लोन पेयर, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पे क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो यहां पे नो बीबी, इसकी कोई बीबी नहीं बन पाएगी, नो बैक बॉन्डिंग। समझ रहा हूं मेरी बात को?
तो यहां पे नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जबकि अगर आप यहां देखेंगे सिलिकॉन जो है ये कौन से पीरियड का है बताइए मेरे भाई, थर्ड। कौन से पीरियड का है, थर्ड। और थर्ड पीरियड वालों के पास एक्स्ट्रा क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है बोलिए जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब जरा गौर से सुनिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये क्या है, खाली कटोरा, आजू में भी है, बाजू में भी है, और पीछे की तरफ भी है। समझ रहा हो मेरी बात को, हर जगह है। एक सेकेंड पीरियड का, दूसरा थर्ड पीरियड का, चाहिए ही था। एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास खाली कटोरा। क्या बोलेगा, मैं तेरी भर दूंगा। क्या बोलेगा, मैं तेरी भर दूंगा। अब जरा गौर से सुनना, ये कैसा शेप धारण करेगा, ये धारण करेगा, अगर मान लो मैंने कहा ए, कितने बी है, 1 2 3, बी कितने हो गए, 3, लोन पेयर कितने हो गए, 1, AB3L1, यानी कि इसका शेप कैसा हो गया, पिरामिडल। कैसा शेप हो गया, पिरामिडल। कहां करा रखा है, VSCPR जाके देखो, ये कहां पे, पिरामिडल। अगर हम बात करें 1 2 3 4, यानी कि अब आप देखें ए है, उसके बाद क्या है, B3 है, लोन पेयर कितना है, 0। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। क्या नाम बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। फिर से मैं लाइन को रिपीट करूंगा, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल डेफिनेटली चेंज। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल लेट सपोज अल्फा है और ये एंगल लेट सपोज बीटा है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने कहा कंपेयर एंगल। आंसर क्या होगा, कंपेयर एंगल क्या होगा आंसर, अल्फा बड़ा या बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पहला पैटर्न का सवाल ये। अच्छा, एक और सवाल पूछ दिया मैंने। सवाल क्या पूछ दिया, सुनिएगा जरा गौर से। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, सिलिकॉन SiS3, और ये क्या है बोलिए जल्दी, SiS3, और ये क्या है बोलिए जल्दी, SiS3। अब देखना जरा गौर से, सुनना और समझना और सीखने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैंने तुमसे बोला कि मान लो लेट सपोज इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इनके बीच में पाई डेटिव, क्या इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है, ये मुझे बताओ। अरे होता है या नहीं होता है, इसके पास भी होता है और इसके पास भी होता है या नहीं होता है। तो क्या ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता था और ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता था या नहीं। तो एक बात बताओ, इस ये वाली बॉन्ड लेंथ ऐसे सोचो, इसकी ये बॉन्ड सोचो, इसकी, चलो एक ही बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, आप ही देखना। क्या NCS3 के बीच में क्या है, सॉरी NiSiS3 के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। अगर आप देखोगे NCS3 के मॉलिक्यूल को, तो हर जगह आपको क्या दिखेगा, कौन सा बॉन्ड दिखेगा, तो N और C का बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा या N और SI का बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा, N और C का बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा। क्या बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क डाल रहा है, क्या बॉन्ड एंगल पे भी फर्क डाल रहा है, क्या शेप पर भी फर्क डाल रहा है, अरे हाँ ना बोलो भाई। बैक बॉन्डिंग एक काइंड ऑफ रिएक्शन है या स्टेबलाइजिंग फेनामेना, स्टेबलाइजिंग फेनामेना। क्या ये बात सबको क्लियर है, ये बात आपको समझानी थी कि इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, if lone pair of central atom is involved in back bonding then shape of molecule will change। अगला पॉइंट है, ड्यू टू बैक बॉन्ड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इस पे कुछ सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज। कैसे कर जाती है, आइए इस बात को समझते हैं यहाँ पे। तो पहला टाइप ये था, पहला टाइप था कि किसके किसके अंदर बैक बॉन्डिंग हुई। दूसरा टाइप ये था इफ लोन पेयर, देखो थ्योरी में वही बात आपके काम की है। जितनी बात थ्योरी में वो 4 बात लिखी गई, उससे 4 से ज्यादा काम नहीं आ सकती आपको। मेन वही क्रक्स है, वही काम आता है, ये चीज समझो। एप्लीकेशन पे अप्लाई करो, बार बार थ्योरी कम लिखो, सवालों में ज्यादा उसको अप्लाई करो। सवाल पेपर के अंदर बैठ के सवाल सॉल्व करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, वहां जाके ब्लैंक मार जाओगे, इसलिए वहां पे नौबत ना आए। अच्छा, ये वही गैस है जिसके कारण रेलवे मैन, किसी ने मूवी देखी है, वो जो वेब सीरीज आई है अभी, इरफान खान का बेटा उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, इमरान खान का, सॉरी आई थिंक इमरान है या इरफान था यार। अरे जो आंखों से बोल दिया करता था यार, जिद होती तो बाहों में होती, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया। अरे वो लाइन नहीं बोला था, मोहब्बत होती नहीं, जिद होती तो बाहों में होती, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया। कितनी तगड़ी लाइन थी। और एक मूवी और किया था जो साउथ में जाते वक्त किया था, जिसमें लाशें लेके भागता रहता था। अरे मतलब उसका नाम क्या था, इमरान या इरफान, इरफान खान वन ऑफ द फेवरेट एक्टर था। दो ही एक्टर तो फेवरेट रहे हैं, एगो इरफान एगो सुशांत, और दोनों चले गए यार। हाँ, दुइये को तो ढंग के एक्टर थे, अगर एगो तीसरा और है राजकुमार राव। गलती से कोई ना उसका नाम मत ले लेना। हाँ, पवन सिंह, अक्षरा सिंह बताएंगे वो तो।
आओ इधर आओ। नहीं नहीं ठीक है, छोड़ो हटाओ। इधर आओ, ये देखो टाइप 1 और ये क्या बना टाइप 2। अब टाइप 3 पे आते हैं, सुनना जरा गौर से। अब आ जाओ अपने पवन सिंह पे आ जाओ, समझ रहे हो। और अपनी अक्षरा देखो, उनको तो मिल चुका जो मिलना था। इधर आओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। कैसे, आइए सवाल करते हैं, सवालों के जरिए पता चलेगा। तो अगर हम बात करें ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस प्रूव। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं कि पहला सवाल मेरा यह है कि मैंने ले लिया BF3 और मैंने क्या ले लिया BF4-। अब सुनिए, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। अभी आपको मैंने बताया कौन बैक बॉन्डिंग करता है और कौन नहीं करता है। BF3 करता है, BF4- नहीं करता। S3BO3 करता है, BOH4- नहीं करता। मैं इन्हीं दोनों का एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए, ये रहा आपके पास बोरॉन और ये क्या रहा दोस्त फ्लोरीन, और ये क्या रहा बोलो जल्दी फ्लोरीन, और ये क्या रहा फ्लोरीन। बोरॉन के पास क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल, क्या होता है बोलो जल्दी वेकेंट ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है बोलो जल्दी लोन पेयर। मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तीनों जब एक एक करके भरेंगे ना भाई, तो पता है इसमें क्या होगा, इसमें केमिस्ट्री हो जाएगी कंफ्यूज कि कितना लोग आके भर रहे हो, एक ही दो को भरना था, समझ रहे हो। ये कह रहे हैं इधर से मैं तेरी भर दूंगा, ये कह रहे हैं भाई साहब मैं तेरी भर दूंगा, और ये भी भाई साहब लगे पड़े हैं और क्या बोल रहे हैं मैं तेरी भर दूंगा। इसका नतीजा क्या निकला, नतीजा मैं डायरेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं, सुनिएगा। ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और ये रहा फ्लोरीन। एक बात बताइए कि क्या सबके साथ हल्का हल्का पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या सबके साथ बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या सबके साथ बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा आ जाओ BF4- में, कहा आ जाओ BF4-। सुनना जरा गौर से, ये रहा बोरॉन, इसके अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और ये क्या हो गया तीसरा फ्लोरीन। अब देखो इसके पास क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल, ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहां पे ये चौथा बॉन्ड बना, लेकिन ये कैसा बना सिग्मा डेटिव, ये कैसा बना सिग्मा डेटिव। अब आप मुझे बताइए, सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे आपका अगर देखेंगे तो यहां कैसा कैरेक्टर आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल कैसा आ रहा है बोलिए जल्दी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके अंदर कैसा कैरेक्टर आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जबकि अब इसके अंदर देखोगे तो ये सारे के सारे बॉन्ड 100% क्या है बोलिए जल्दी सिंगल बॉन्ड, क्या है 100% सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है सिंगल, देन उसके बाद किसकी होती है पार्शियल डबल। जरा फर्क समझिएगा, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एक काम करो, पहला सवाल मेरा ये है इसको लेके, पहला सवाल ये है कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्या बोला मैंने बोलो जल्दी कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्या बोला कंपेयर बॉन्ड लेंथ किसका BF बॉन्ड, किसका बोलो जल्दी BF बॉन्ड। अब बताइए कहां ज्यादा कहां कम, तो आप कहेंगे BF4- में ज्यादा आएगा और BF3 में क्या आएगा कम आएगा, पक्की बात है। अब देखिए पहला सवाल यही नहीं बना, अब दूसरा सवाल बनाएगा। दूसरा सवाल क्या बनाएगा कि चलो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाती है घट जाती है। नहीं पता है तो यहां पे नोट कर लीजिए कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, जब जब लेंथ बढ़ेगी मजबूती क्या करेगी घटेगी। तो आप एक बात बताइए इन दोनों में लेंथ किसकी लंबी है, तो यानी कि यहां पे भी BF बॉन्ड है और यहां पे भी BF बॉन्ड है, दोनों में कौन सा BF बॉन्ड ज्यादा मजबूत है आप मुझे ये बताइए, कौन सा वाला। तो यानी कि क्या दूसरा सवाल आया कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या आया बोलिए जल्दी कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका BF बॉन्ड का। तो किसका बॉन्ड मजबूत BF3 या BF4-। BF3 का, किसका मजबूत हो जाएगा BF3 का, किससे मजबूत हो गया BF4-। अब तीसरा सवाल बनाएगा, तीसरा सवाल बनाएगा, ठीक है तीसरा सवाल मैं भगा दूंगा बेटा, याद रख लेना तुम दोनों। पहले मैं बता दे रहा हूं सीरियसली, या तो बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ प्लीज। इधर आ जाओ, अगर हम बात कर रहे हैं, बात नहीं मैं एक बार नहीं कई बार नोटिस कर चुका मल्टीपल टाइम्स, अब नहीं वो कर हो पाएगा। यहाँ कंपेयर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं BF बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज बॉन्ड लेंथ आपसे सवाल पूछा, दूसरा सवाल इसने किस पे पूछा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे सवाल पूछा, और तीसरा सवाल अब किस पे पूछेगा पता है किस पे पूछेगा, अब पूछेगा तुमसे कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। कंपेयर बॉन्ड एनर्जी सिंपल सी बात है,
बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एक तो फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये, यानी कि दोनों में ज्यादा मजबूत बॉन्ड किसका होगा, BF3 या BF4-? BF3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू BF4-। एक सवाल मैंने किया, एक सवाल तुम करके बताओगे मुझे। चलिए तो सेम सवाल अगर मैं बात करता हूं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, एंगल पे भी प्रभाव पड़ता है, शेप पर भी प्रभाव पड़ता है, बिकॉज back bonding is a stabilizing phenomena, it is not a kind of reaction। बॉन्ड एंगल को स्टेबलाइज करने का मौका मिला, करेगा, बॉन्ड लेंथ को स्टेबलाइज करने का मौका मिला, करेगा, शेप को बनाने का मौका मिला, करेगा, एंगल घटाने का मौका मिला, करेगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। ये सिग्मा डेटिव है या पाई डेटिव है? बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करे? अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बॉन्ड एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? अच्छा, इसके अलावा इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज और नॉट? चेंज होगा या नहीं होगा? तो यहां तक की बात हुई। तो अब एक सवाल आप करके मुझे बताइए सेम पैटर्न में, ठीक है? सवाल क्या है? सवाल दूसरा कुछ और नहीं है, मैंने दूसरा सवाल ले लिया कि भाई ले लो H3BO3 ले लो, और दूसरा क्या ले लो, BOH का होल 4-, ठीक है, BOH का होल 4- ले लो, ठीक है? वही वाला सवाल, ये दोनों सवाल जो थे यही सवाल मैंने लिए हैं, पकड़े हैं, ठीक है? H3BO3 एंड BOH का होल 4। अब बताइए मुझे इसके अंदर, इसके अंदर आप मुझे बताइए, यहां पे सारा पहला चीज कंपेयर करो। पहला सवाल क्या है? ए, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। क्या कंपेयर करना है आपको? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसका? BO, ठीक है? और दूसरा सवाल क्या है मेरा? कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर कीजिए, बोले जल्दी? बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है? BO का ही भाई। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है, बोलिए जल्दी? कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलो बोलो? कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। किसका कंपेयर करो? बॉन्ड BO का। किसका कंपेयर करो? BO, ठीक है? आइए इधर देखिए, H3BO3 की बात करते हैं। ये रहा B, ये रहा OH, ये क्या रहा? OH, ये क्या रहा? OH। क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? यस। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? यस। मैं तेरी एक तरफ से या दो तरफ से? तीन तरफ से। कितनी तरफ से? तीन। आजू से भी, बाजू से भी और नीचे से भी, हाँ या ना? अरे बोलो ना भाई, तुम लोग क्या सोच रहे हो? इधर आओ, ये क्या रहा? BOH। कितने इलेक्ट्रॉन है अपने खुद के? तीन। एक क्या किया है अपने? भीख मांगा है। ये देखो, एक OH, ये क्या हो गया? दूसरा OH, ये क्या हो गया? तीसरा OH। अब यहां पे क्या आ गया, बोलिए जल्दी? यहां पे क्या है आपका? यहां पे अगर हम बात करें तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आपका खुद का नहीं है, हक मत जताइए, ये किसी और का है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ या ना? सर पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए सर, लोन पेयर तो है, लोन पेयर होने से क्या होता है बे? देने वाले के पास लोन पेयर है, लेने वाले के पास खाली कटोरा ही नहीं है, दोगे तो लेगा कहां पे वो? अरे हाँ ना बोलो भाई, हर जगह थोड़ी। समझ रहे हो? एनीवे, अगर हम बात करते हैं, इधर सुनो, यहां पे क्या है? खाली कटोरा ही नहीं है सर। देने वाला तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले के पास खाली कटोरा ही नहीं है, कहां से लेगा? फूफा घर ले जा थोड़ी लेगा। यहां पे बैक बॉन्डिंग है, यहां पे बीबी बनेगी और यहां पे बीबी नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो आप बताइए ये क्या होगा? ये बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड को देखूं तो इसको दरअसल अगर देखोगे तुम किस निगाह से देखोगे? बताओ किस निगाह? गलत निगाह से। तुमने आज तक सही निगाह से देखा क्या है, ये पहले बताओ ना बेटा। जब से पैदा हुए तब से धरती के बोझ गलते निगाह से तो देख रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, यहां पे क्या होगा? इसको जब भी देखोगे पार्शियल डबल, इसको जब भी देखोगे पार्शियल डबल, इसको जब भी देखोगे पार्शियल। अब जरा गौर से सुनो, यहां पे पार्शियल डबल, इसको जब भी देखोगे पार्शियल डबल, लेकिन जब इसको देखोगे इसको क्या देखने को मिलेगा? 100% सिंगल। कैसा? 100% सिंगल बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है, बोलो जल्दी? पार्शियल डबल। कैसा बॉन्ड है, बोलो जल्दी? पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये क्या है? 100% सिंगल। सबसे पहला सवाल कि बताइए आप मुझे सोच के कि सबसे पहली चीज BO बॉन्ड लेंथ कहां पे ज्यादा, कहां पे कम? अगर मैं बात करूं, ये A ले लिया और ये क्या ले लिया? B, बताओ कहां ज्यादा कहां कम?
बी में ज्यादा ए में कम। कौन सा बॉन्ड मजबूत है? ए वाला ज्यादा मजबूत है बी से। किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। बॉन्ड एनर्जी पे भी फर्क डालेगा, स्ट्रेंथ पे भी डालेगा, लेंथ पे भी डालेगा, शेप पे भी डालेगा, एंगल पे भी डालेगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग क्या है? स्टेबलाइजिंग फेनामेना। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल इफ लोन पेयर। यही पॉइंट है। देख उसके बाद मैंने कौन सी थ्योरी यूज की है, समझ उस चीज को, वही क्रक्स है, उसको पकड़ बस। वो पकड़ और टाइप का सवाल पकड़ कि कैसा सवाल। अब जैसे कि तेरे से एक और सवाल बनाएगा। अब ये दोनों पॉइंट तूने कर लिया, चल तुझसे पूछ लिया कि भाई ये सारी बात, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, फलाना ढिमकाना, सब कवर कर लिया। एक और सवाल तू करके बताओगे? एक और सवाल तुम, चलो एक और सवाल ये बताओ। ये एक और सवाल है, एक और सवाल बताना, तीसरा सवाल। मान लो मैंने ले लिया BF3। मत बजाओ भाई। ये रहा NH2 और NH2 नहीं, ये ले लो NH3 BF3। अब मैं कह रहा हूं सारा वही सवाल है। मेरा पहला सवाल यही है, कंपेयर। क्या कंपेयर करना है? कंपेयर बॉन्ड लेंथ। क्या कंपेयर करना है? बॉन्ड लेंथ। कौन सा बॉन्ड लेंथ? BF। एक सवाल ये है। दूसरा क्या है? कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर करो? बॉन्ड स्ट्रेंथ BF, है ना। और तीसरा क्या है? बोलिए जल्दी। कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है? BF, है ना। तीनों बताइए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए आइए आइए मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, साथ दीजिएगा। बोरॉन है कि नहीं है? फ्लोरीन है कि नहीं है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? लोन पेयर है, लोन पेयर है। मैं तेरी। क्या यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? क्या यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा? चलो बहुत बढ़िया। जबकि यहां पे ये कहेगा मैं तेरी भर दूंगा, बिल्कुल सही बात है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। और इधर मैंने क्या ले लिया? मान लो एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? खाली कटोरा है या नहीं है? मैं तेरी भर दूंगा। सिग्मा या पाई? डेटिव होगा। सिग्मा डेटिव तो कोऑर्डिनेट या बैक बॉन्ड? ये कोऑर्डिनेट है, ये बैक बॉन्ड नहीं है। यहां पे ये BF बॉन्ड 100% क्या है? बोलिए जल्दी। सिंगल। और ये कैसा है? बोलिए जल्दी। पार्शियल डबल। कैसा है? पार्शियल डबल। अगर पार्शियल डबल है, आप मुझे सोच के बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? ये A है और ये क्या है? B। अब बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी? अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ? अच्छा कंपेयर बॉन्ड। खत्म। बॉन्ड एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा, बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, शेप पे पड़ेगा, ज्योमेट्री पर भी पड़ेगा। लेविस एसिडिटी और लेविस बेसिसिटी पर भी फर्क पड़ता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। अगले पैटर्न का सवाल बनेगा। कैसा सवाल बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेहतर लेविस एसिड एंड बेहतर लेविस बेस? अच्छा लेविस एसिड, लेविस बेस आप लोगों ने सुना है। कितने लोगों को निकालना आता है? मैं कोई रैंडम सवाल फेंकूं, लेविस एसिड का ऑर्डर क्या होगा? नहीं आता है? पहले एक काम करो, छापो, फिर हम आगे चलते हैं। ये छापो, कहां पे है? 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 पेज फटाफट लिख लो। अरे यार जब सब समझ लिया, लिखने में कितना टाइम लगेगा? लिखो जल्दी। और जगह हाथ तेज तेज चलाते हो, यहाँ धीरे धीरे का है भाई? बाइक चलाते वक्त तेज चलाते हो कि नहीं चलाते हो हाथ? खूब तेज एक्सेलरेट करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो? तुम क्या सोच रहे थे? मैं भी एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा हूं भाई। ए, बतियाओ मत, नोट करो फटाफट। थ्योरी उतना ही काम आना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं काम आना है। वो थ्योरी बार बार पढ़ो। बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। और दूसरी चीज,
बिल्कुल बिल्कुल। आई जल्दी अच्छे से दे सकता है। बड़े वाले तुम भी हो बेटा। Wait for a while. I'm explaining you. Wait for a while. Just think about it कि boron have a vacant p orbital and its size is fixed in case of BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. बोरॉन की साइज फिक्स है। फ्लोरीन की साइज क्या है? छोटी पहले थी। क्लोरीन थोड़ा बड़े वाला, ब्रोमीन और बड़े वाला, आयोडीन बहुत बड़े वाला। इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैसे कराओगे भाई? दूसरे फ्लोर का 9वां फ्लोर से ही बात वैसे थोड़ी बोली थी। दूसरे फ्लोर का 9वें फ्लोर से मिक्स कराना हो। ये अरे सुनोगे चाचा, गजब हाल है तुम। एगो 5 फुट के आदमी को 9 फुट के आदमी के साथ बियाह करा दोगे तो क्या खुश रह पाएगा कभी जीवन में? समझो बोरॉन क्या है, ऐसे समझो। बोरॉन है, फ्लोरीन है, बोरॉन है, क्लोरीन है, बोरॉन है, ब्रोमीन है, बोरॉन है, आयोडीन है। दोनों टूपी टूपी वाले मस्त अपना मजा ले रहे थे। हाँ या ना? अच्छी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही थी, ओवरलैपिंग बढ़िया हो पा रही थी। अरे कोलेट्रल ओवरलैपिंग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? ऑर्बिटल साइज अगर सिमिलर है तो आराम से ओवरलैपिंग हो गई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी रही। अब तुम कह रहे हो बोरॉन को मैं सेकेंड पीरियड का मतलब लूंगा कितने फुट का आदमी? 4 फुट का। अब यह कितने के साथ कराऊंगा? 10 फुट के आदमी के साथ। गरिया के तुमको पाट देगा, समझ रहे हो? कहेगा एगो बहुत बड़ा है, एगो बहुते छोटा है। अमिताभ बच्चन का गाना नहीं सुने हो क्या? जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। छोटी? अच्छा नहीं, मैं लंबी सुन गया था। समझ रहे हो? समझ। ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, इसीलिए तो कहा जाता है, यही तो गेम है पूरा बैक बॉन्डिंग का। फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड, अनदर एटम मे बी ऑफ सेकेंड और थर्ड। 3 से ज्यादा जाओगे तो ऐसा नहीं है बैक बॉन्डिंग के लिए मना कर देगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होता है। समझे? इलेक्ट्रो ऊपर से नीचे कब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने लगे? ऊपर से नीचे हमेशा क्या देखोगे? ये जीवन में भी अप्लाई कर लो यार, गजब हाल है। ऊपर से नीचे साइज देखा जाता है, लेफ्ट टू राइट औकात। जितना थ्योरी लिखा गया उतना परफेक्ट है। उसपे एक तो वैसे मैं कम शब्द लिखता हूं, इतने लिख दिए बहुत बड़ी बात है। उतना इनफ है, इनफ है। इससे ज्यादा आपको काम ही नहीं आएगा, आप लॉजिकली वहां से सारा सब कुछ डिराइव कर सकते हो। क्या? तुम कहां कुर्सी लेके बैठ गए भाई? अब बैठ जाओ, कंफर्ट मिल रहा है तो हमारा कहा जा रहा है। क्या कह रहा है? बहुत मिलता है कंफर्ट? लगता है किसी की पेशेंट हो। है? आराम का मजा पूरा लिए हो, इसीलिए समझ रहे हो वहां बैठने का आराम क्या होता है। आप क्यों खड़े हैं? आप खड़े रहिए, अच्छे लगेंगे आप। 2 दिन से मैं देख रहा था आपको। नोट कर लिए यार? अरे यार 5 मिनट में तुम लोग एक पन्ना नोट करते हो बे। भोपाल त्रासदी के अंदर ये वही गैस है जो लीक हो गई थी, और इसके साथ पानी मिलता है तो बहुत खतरनाक बन जाती है ये। समझ रहे हो? लीक कर गई थी। अरे नहीं पता है? भोपाल त्रासदी नहीं पढ़े हो? पढ़े हो तो क्या पूछ रहे हो? कई साल तक वहां पे मतलब गैस का प्रभाव ये रहा था, जो जापान वाला हालत हुआ था वो भारत में हो गया था। हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो हालत चली थी वो तो आज तक कंटिन्यू है। भोपाल में भी आज तक कंटिन्यू है। समझ रहे हो? अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। और ये पूरा अगर सीन तुम्हें जानना है ना इसमें क्या हुआ था, तुम एक मूवी देखना, उसकी वो है द रेलवे मैन करके है। किस पे है? वो देखो कितना याद है। टेलीग्राम पे, हाँ। जितना जल्दी तुम लोगों को वीडियोस का नाम याद रहता है, चाहे वो कोई भी हो, उतना ही सब्जेक्ट याद होने लगे तो फिर नीट नहीं निकाल देंगे सर। तो बेटा नीट तो वैसे भी आप निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? नीट आप वैसे भी निकाल रहे हैं। हाँ। हाँ, 150 के नीचे अलग बात है। ऊपर आ गया तो नीट तो निकल ही रहा है। फिर कोई नीट निकालेगा कोई, या कोई नीट निकालेगा कोई।
क्या पाइरेटिव? हाँ, इधर भी बनेगा ना, बिल्कुल। हाँ, एंगुलर शेप एक्चुअल में एक साथ दोनों नहीं दे सकता वो। कुछ लोग कह देंगे तुमको कि यहाँ पे ये दोनों चले जाएंगे, भाई ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कहां बनाते हुए आज तक देखे कहां हो उसको? 4 बॉन्ड तो स्टेरिक स्ट्रेंथ झेल ही नहीं पाएगा वो। हाँ, तो शेप तो चेंज होगा ही ना। इसके अंदर एक लोन पेयर आ रहा है, इसके अंदर दोनों लोन पेयर खाली है, तो Ab2L2 हुआ और ये भी 2L2 हुआ। शेप कहने का मतलब क्या होता है? एंगलवा जो है, एंगलवा ये θ1 है और ये θ2 है, बताओ किसका ज्यादा किसका कम? यहाँ लोन पेयर रिपल्सन अब नहीं लग रहा है, यहाँ लोन पेयर रिपल्सन अभी भी लग रहा है। हाँ, इसका एंगल जो रहेगा इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। अरे यार, लोन पेयर रिपल्सन हुआ तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे? स्क्विस कर जाएंगे। और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर सिर्फ 3 ही रिपल्सन है, वहां 4 है। चलो, ये नोट हो गया। अगला, छोड़ो यार, बहुत नोट कर लिए तुम लोग। भाई मैं सवाल नहीं करा पाऊंगा, समझो मेरी बात को। आ जाओ, आज सवाल ये पूछा जाएगा, तीसरे पैटर्न का सवाल। तीसरा, यहां पे सुनिए, टाइप 3 लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड लेविस बेसिक स्ट्रेंथ। पहले समझिए एसिड और बेस क्या होते हैं। लेविस के अनुसार अगर हम बात करें, लेविस एसिड क्या होता है और लेविस बेस क्या होता है। देखो, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। क्या करता है, बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। लेविस के अनुसार लेविस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और लेविस के अनुसार बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी? लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी? लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम कहते हैं लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। लेविस बेस होता है एक, और एक कौन सा होता है? लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो बेस। अब सुनना जरा गौर से। सवाल ये आया कि मान लो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है। आपसे सवाल यह पूछा गया, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। यानी कि क्या करेगा, एक बात मुझे बताइए, क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? ये मुझे बताइए, क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? और क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है? ये भी, ये भी, ये भी। मैं पूछ रहा हूं, चारों में बेहतर कौन लेगा? बी BF3 या BI3? I3। अच्छा, तो एक दूसरा सवाल और है मेरा। सवाल दूसरा मेरा ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है भाई, कि BCl3 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? BCl3। और मैंने क्या ले लिया? AlCl3 ले लिया। अब बताइए दोनों में ज्यादा किसकी बैक बॉन्डिंग? देखिए, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मानते हैं आप? हाँ या ना? और अल्युमिनियम के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, मानते हैं? अब बताइए, बताइए अब क्या होगा आंसर? कौन ज्यादा? AlCl3। अब एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, एक और सवाल लेता हूं। मैंने ले लिया BF3, मैंने ले लिया NH2BF2। अब बताइए, तीसरे तक तो लोगों की आवाजें निकलना बंद हो गई। हाँ, अब सुनिए, अभी एक और सवाल लिखूंगा फिर फैलेंगे, इससे बेहतर है कंसेप्ट सुनिए। दो कंसेप्ट बताता हूं, दो कंसेप्ट, दो तुम्हारे रामबाण है, उसको फेंकना, तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेविस एसिड स्ट्रेंथ का कभी गलत नहीं हो सकता, यहां से ऑर्गेनिक तक। पहला सवाल, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ये हम सबको पता होता है, ये हम सबको पता है कि लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। लेकिन कैसे अप्लाई होगा किसी को नहीं पता है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहता हूं, दूसरी बात, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या बोला, बोलो जल्दी? लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक क्या होता है? बैक बॉन्डिंग, और एक क्या होता है? साइज। कहां लगेगा सर? डिपेंड ये है, अगर एक्सेप्टर एटम सेम है। क्या बोला मैंने? अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, फिर से बोला मैंने, क्या बोलो? अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, लेने वाला सेम होना चाहिए।
तब ये फॉर्मूला लगता है। लेने वाला अगर अलग लगने लगा तो हमेशा ये फॉर्मूला। इफ एक्सेप्टर एटम सेम, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, इफ एक्सेप्टर एटम सेम, क्या बोला, बोलो जल्दी, इफ एक्सेप्टर एटम सेम। अगर एक्सेप्टर एटम सेम है तो क्या लगाओगे हमेशा, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्ड। वो भी क्यों है, रीजन बताता हूं अभी आपको। अगर हम बात करें लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कब, इफ एक्सेप्टर एटम इज डिफरेंट, लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला है वही अलग हो जाए, जैसे बोरॉन और अल्युमिनियम, तब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम इज डिफरेंट, इज क्या, डिफरेंट, देन क्या आप बोलेंगे, देन आप बोलेंगे लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल आप समझिए, जैसे ये समझिए ये बोरॉन था, आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि अब इसी बात से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकंड पीरियड एंड अनदर एटम मस्ट बी ऑफ, मे बी ऑफ सेकंड और थर्ड। आपके लिए देखिएगा जरा गौर से, देखो ये समझो ये बोरॉन है सेकंड पीरियड का, ये फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, सुनना जरा गौर से। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि फ्लोरीन के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास क्या है, खाली कटोरा, आराम से यहां ओवरलैपिंग होगी, होगी या नहीं होगी, ऑब्वियस है। 2 फुट के आदमी की शादी 2 फुट के आदमी से करा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, उसको खुश रहेगा, अरे हाँ ना। अब तुमने क्या ले लिया, तुमने ले लिया एक जगह बोरॉन, नो डाउट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरी जगह क्या ले लिया, हाथी, आयोडीन। अब कह रहे हो बॉन्डिंग कराओ, अबे कैसे ओवरलैपिंग कर जाएगा भाई, लोन पेयर है, देगा, खाली ऑर्बिटल है, लेगा, देगा लेगा चलेगा, लेकिन क्या कम, अरे हाँ ना बोलो भाई। 2 पीरियड सेकंड पीरियड को कह रहे हो 2 फुट के आदमी को 10 फुट के आदमी के साथ ब्याह कराओ, बॉन्डिंग अच्छी हो पाएगी, ये बताओ ना। अरे यही रीजन तो है कि HI HF HBr और HCl में, HF HCl HBr HI आई के गुस्सा होने का रीजन क्या था, पक हटाओ ले जाओ अपना H+, हम नहीं बनाएंगे इसके साथ बॉन्ड, क्योंकि वो बहुत छोटे वाला है। आई वो कहता है मैं बहुत बड़े वाला, मुझे बड़ा वाला चाहिए, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। यही कारण है यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाई, ओवरलैपिंग नहीं हो पाई तो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग है क्या, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन बिहेव एज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कोवैलेंट बॉन्ड की पहचान है वो किससे बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग हमें नहीं ढंग की हो पा रही है, अब नहीं हो पाई तो अब आप सोचिएगा जरा गौर से, यहां तगड़ी ओवरलैपिंग हुई और यहां बेकार ओवरलैपिंग हुई, चलो ये भी लिख देते हैं पहले, यहां पे कैसी ओवरलैपिंग हो गई, बेकार। वैसे तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बढ़िया तरीके से जानते हो, यहां पे मिलन क्या है, बेकार है। अब बेकार मिलन की वजह से क्या हुआ, एबिलिबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल बढ़ गया या कम हो गया, बताओ, फिर से सुनना, ओवरलैपिंग बेकार हुई, बोरॉन के ऑर्बिटल को, सुनना फिर से पहले थोड़ा सेंट्रिक हो, बोरॉन को ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, बोरॉन को ही लेना है, बोरॉन को ही लेना है, बोरॉन को ही लेना है। यहां बोरॉन अपने खाली ऑर्बिटल को कहां इन्वॉल्व करवा रहा है, बैक बॉन्डिंग के अंदर, और यहां कहां नहीं इन्वॉल्व करा पा रहा है, बैक बॉन्डिंग के अंदर, अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां पे क्या ये ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी सर, अरे हाँ ना बोलो। देने वाले के पास लोन पेयर है, लेने वाले के पास खाली कटोरा है, देने वाले के पास लोन पेयर है और लेने वाले के पास खाली कटोरा, क्या रीजन है, यहां ले रहा है और यहां नहीं ले पा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई देने वाला जो है ना उसकी साइज और लेने वाले की साइज बराबर है, यहां देने वाले की साइज बड़ी है और लेने वाले की साइज बेकार, तो देना वाला चाह के भी देना तो चाहता है लेकिन लेने वाला चाह के भी ले नहीं सकता, यानी वेकेंट ऑर्बिटल की एबिलिबिलिटी यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है ना। भाई सुनना, बोरॉन है, फ्लोरीन है, यहां कह रहे हो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, आप कह रहे हो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, जबकि अगर मैं तुमसे बात करूं, फिर से सुनना ढंग से, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है, बोरॉन है, ये लेट सपोज बोरॉन है और ये क्या है, आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन, मैंने इसको क्या बोला, ये भी बोरॉन है और ये क्या है, आयोडीन, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये दे रहा था, ये ले रहा था, बिल्कुल ले रहा था, इसके पास है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, नो डाउट मैं कह रहा हूं, लेकिन बताओ ज्यादा कौन ले रहा है, अच्छे से कौन ले रहा है, ये या वो, ये पहले मुझे बताओ। यानी कि ये कैसी ओवरलैपिंग हुई, अच्छी ओवरलैपिंग, कैसी हो गई बोलो जल्दी, अच्छी, ये कैसी ओवरलैपिंग हो गई, अच्छी ओवरलैपिंग, और वो कैसी हो गई, बेकार। अब सुनना जरा गौर से,
बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल यहां पे भी था, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब हम पूछ क्या रहे हैं, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पसंद करेंगे या आप इलेक्ट्रॉन पेयर देना पसंद करेंगे? लेना पसंद करेंगे। अब आप सुनिएगा जरा गौर से, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पसंद करेंगे। ले कौन रहा है? बोरॉन 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 बोरॉन। एक्सेप्टर एटम सेम है या डिफरेंट है? आप मुझे बताइए, बैक बॉन्डिंग यहां अच्छी होगी या यहां अच्छी होगी? BF3 में मैंने आपसे क्या बोला? लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। सबसे तगड़ी बैक बॉन्डिंग BF3 में या BI3 में? BF3 में। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग तगड़ी हो रही है। और यहां पे बेकार क्यों है? क्योंकि यहां ओवरलैपिंग बेकार हो रही है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर इस अकॉर्डिंग मैं देखूं तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा कहां पे होगा? BF3 में। उसके बाद कहां पे होगा? उसके बाद कहां पे होगा? उसके बाद क्या होगा? BI3। ये किसका ऑर्डर है, बैक बॉन्डिंग या लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ? अब बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ एक्सेप्टर एटम इज, अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, क्या बोला मैंने? अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, क्या बोला? अगर एक्सेप्टर एटम सेम है, अगर एक्सेप्टर एटम, देन बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ। एक्सेप्टर एटम कौन है? बोरॉन। 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 यहां बोरॉन का खाली ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में बिजी है, यहां भी बिजी है, थोड़ा कम बिजी है, यहां भी बिजी है, बहुत कम बिजी है, यहां पे भी बिजी है, एकदम कम बिजी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने जाओगे पूरे हैलाइड के खानदान में, तो सबसे पहले आगे घर के कौन निकल के आएगा? आई, कि देखो मेरे पास भी, मैं भी बैक बॉन्डिंग कर रहा हूं लेकिन अनइफेक्टिव कर रहा हूं, मेरे पास एबिलिबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल ज्यादा है बजाय इन तीनों के कंपेयर के। फिर कौन आएगा? आएगा BBr। बोलेगा मेरे पास है, BI से कम है थोड़ा एबिलिबिलिटी, लेकिन BCl और BF से ज्यादा है। फिर कौन आएगा? BCl। फिर कौन आएगा? BF। जब इलेक्ट्रॉन मांगने की बारी आएगी, सबसे पहले कौन आएगा बोलो जल्दी? सबसे पहले आ जाएगा BI3, देन कौन आएगा? BBr3, देन BCl3, देन BF3। अब बात आती है, एक्सेप्टर एटम बदल गया। क्या बोलो बोलो? एक्सेप्टर एटम, बस यही पहचानना है तुमको। तो ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड। और ये कौन से पीरियड का है? थर्ड। किसकी साइज बड़ी, किसकी साइज छोटी? इसकी साइज क्या हो गई बोलो जल्दी? बड़ी। और इसकी साइज क्या हो गई? छोटी। मैंने आपसे क्या बोला? इफ एक्सेप्टर एटम क्या हो जाए बोलिए जल्दी? डिफरेंट, देन लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि BCl3 और AlCl3 में कौन अच्छा होगा? BCl3। कौन होगा? BCl3। अब ये सवाल है, BF3 और B, ये बताओ एक्सेप्टर एटम, पहले ये बताओ एक्सेप्टर एटम सेम है या नहीं है, ये बताओ। एक्सेप्टर एटम कौन है? बोरॉन। एक्सेप्टर एटम कौन है? बोरॉन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला या दूसरा? पहला लगेगा। अब आंसर बता दो। सेकेंड? बी कौन सा? BF3 या NH2BF2? NH2BF2। क्या होगा बेहतर? लेविस एसिड होगा, होगा ना? मूर्खों, नालायकों, गधों। अब सुनो, अब तुम नहीं समझ पाए, अब सुनना यहां पे खास बात। सुनो सुनो, यही सवाल एक्सप्लेन करके मैं निकल जाऊंगा, ये सुनो, पहले ढंग से सुन लो। देखो भाई, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये समझो, एक है फ्लोरीन, एक है फ्लोरीन, और एक है फ्लोरीन। यहां पे किसने देना है? यहां पे एक फ्लोरीन ने, मान लो एक फ्लोरीन को मैंने पकड़ लिया, बाकी दो फ्लोरीन तो दोनों जगह कॉमन है। आप देख लो BF2 में अगर जाओगे ना, तो ये दो फ्लोरीन तो कॉमन है, ये दोनों को हटा दो, बचा हुआ सारा मामला एक से कंट्रोल हो रहा है, NH2 से। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक ही से कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये NH2 है और ये है F। अब सुनना जरा गौर से, आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुनिए। कार्बन डोनर आ जाए, नाइट्रोजन डोनर आ जाए, ऑक्सीजन डोनर आ जाए, और फ्लोरीन डोनर आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या देखते हो ये मुझे बताओ? लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या देखते हो? ईयर। औकात देखते हो अंकल जी, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, लेफ्ट टू राइट जाओगे क्या देखोगे? औकात। ऊपर से नीचे साइज। लेकिन तुम तो कौन और साइज इमेजिन कर रहे थे, तो इमेजिन करो, फिर सवाल नहीं सॉल्व होगा उससे। उससे तो फिर समझ रहे हो, मन को शांति मिलती है, केवल दिलासा मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है जीवन में, ये भी याद रखना। उससे केवल शांति। सर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्या चेक करना है हमेशा? औकात। क्या चेक करना है? औकात। औकात बताओ, फ्लोरीन की ज्यादा है देने की या नाइट्रोजन की ज्यादा है देने की?
सर फ्लोरीन की औकात ज्यादा है, देने की औकात ज्यादा नहीं है। देने की औकात इनकी है 2.5 वाले की, फिर किसकी है 3 वाले की। किसकी है बोलिए जल्दी, 3 वाले की। उसके बाद किसकी है 3.5, उसके बाद किसकी है 4 वाले की। अरे हाँ ना बोलो भाई। नाइट्रोजन पहले, ये दोनों फ्लोरीन तो दोनों में है, चलो इसको हटा दो, इसको हटाओ। यहां फ्लोरीन कहता है हम कहे थे पहले हमारी औकात ज्यादा है, तुम दो अपना लोन पेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी बैक बॉन्डिंग के अंदर क्या चाहिए था, एक एटम सेकंड पीरियड का, दूसरा सेकंड या थर्ड है। एक एटम कौन से पीरियड का, सेकंड। दूसरा कौन सा, सेकंड या थर्ड है। एक के पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक के पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन एक बात बताओ, जब देने की बारी आएगी, देने की बारी आएगी लोन पेयर को, कौन जल्दी देगा, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? जल्दी कौन देगा बोलो जल्दी? नाइट्रोजन जल्दी देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन जल्दी देगा। कौन देगा बोलो जल्दी? नाइट्रोजन जल्दी देगा। नाइट्रोजन जब जल्दी देगा तो बैक बॉन्डिंग यहां अच्छी हुई या यहां अच्छी हुई, ये मुझे बताओ। बैक बॉन्डिंग यहां ज्यादा हुई या यहां ज्यादा हुई, ये बताओ। तो ऑब्वियस है सर, बीबी यहां जल्दी बनेगी, बीबी यहां जल्दी बनेगी, बीबी यहां जल्दी बनेगी, बीबी यहां जल्दी बनेगी, पक्की बात है। और जबकि अगर मैं आपसे यह बात करता हूं यहां बीबी, इसकी औकात ज्यादा है, कहता है हम लोन पेयर नहीं देंगे, पहले नाइट्रोजन तुम दो अपना लोन पेयर, तुम्हारी औकात कम है, चलो तुम दो। तो यानी यहां पे बीबी इफेक्टिव हुआ, अच्छा हुआ, पहले बीबी हुआ, और यहां पे लेट से। और मैंने क्या बोला है, इफ एक्सेप्टर एटम इज सेम then Lewis acidic strength is inversely proportional to back bonding। क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। यानी बेहतर लेविस एसिड कौन हुआ, ये मुझे बताइए, BF3 या BNH2BF2? कौन सा हुआ,